हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह यार। आवाज़ आ रहा है बरोबर? हेडफोन यूज़ करना। आज जो बेटा एएस कराने जा रहा हूँ, एएस 29 लास्ट एएस। नाम है उसका प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट। तो इसमें हम ये समझेंगे कि प्रोविजन कब करना चाहिए, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कब दिखाना चाहिए और कॉन्टीजेंट एसेट्स के साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं एकदम इजी से इजी में समझाऊंगा, एकदम इजी, चिंता मत करो। नहीं तो भाई नहीं समझा तो मैं पढ़ाना छोड़ देगा। एकदम इजी समझाऊंगा, सुनो। तो आपके लिए बना के रखा हूँ कुछ ड्राइंग, सुनो। पहला चीज, जो भी टर्म समझना है ना, पहले इसी के बेस पे होगा। तो आ जाओ, ये बाद में उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो जो प्रोविजन करते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जो भी हमारा लायबिलिटी होता है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उसको ना परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो कैसा होगा। परसेंटेज से, ये किधर एएस में नहीं बताया गया, ये हम लोग इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पढ़ने के बाद इन्फॉर्मेशन निकाले, ठीक है। ये मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो ध्यान देना। अगर 0 to 10% होगा, देखो 1 से लेके 100 तक ड्राइंग बनाया सर ने, सुन रहे, 1 से लेके 100 तक ड्राइंग बनाया सर ने। अगर 0 to 10% चांस है, मतलब उसको रिमोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमोट बोलते हैं। अगर 0 to 10% चांस होता है, मतलब ये वेरी स्मॉल चांस, ना के बराबर है। तो 0 to 10% अगर चांस है, तो ना आपको प्रोविजन करना है, ना आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। प्रोविजन हम बैलेंस शीट में करते हैं, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में, ना आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी करना है। मतलब याद रहेगा, रिमोट का मतलब क्या? 0 to 10% चांस है, तो आपको ना प्रोविजन करना है, ना कॉन्टीजेंट लायबिलिटी करना है, ठीक है। ना के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। मोर देन 10 इक्वल टू 50, मतलब इसको एक शब्द बोलते हैं, उसका नाम है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब लेस देन इक्वल टू 50% चांस है वो लाइबिलिटी आपको पे करने का। मतलब 50% या 50-50 या लेस देन 50, सुन रहे हो? 50-50 चांस है, हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 50% चांस है, उसको बोलते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो जब अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा, तो बेटा जी आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो करना है। समझ में आ रहा है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आपको शो करना है। याद रहेगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आपको कब शो करना है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कब शो करना है? जब चांस लेस देन इक्वल टू 50% रहेगा, तो उसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। और तभी आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी शो करना पड़ता है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या है? ऐसा लायबिलिटी जो भविष्य में होगा। किसी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, अब चांस ये है कि हमारे वकील बोलते हैं कि जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो अगर चांस 50-50 है, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बताओ उसको, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में गया है। अब कोर्ट में गया तो जज जब जजमेंट देंगे तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो कंपनी के और बहुत सारे कोर्ट में केस चलता है। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कब बताएंगे आप? अगर चांस लेस देन इक्वल टू 50% है उसका, मतलब आपका पे करने का जो चांस है 50-50 भी है, उससे कम है, तो आप कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बताओगे। आप अपना लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लायबिलिटी एसेट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एसेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पे करने का चांस भविष्य में 50 से कम या एग्जैक्ट 50 है, 50% चांस है, तो आप कॉन्टीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। सर आपको पे करने का जो लायबिलिटी है उसका चांस 50% से ज़्यादा है, तो मोर देन 50 अप टू 100, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब ग्रेटर देन 50% है, तो ऐसा केस में बेटा जी आपको प्रोविज़न करना है। क्या करना है? प्रोविज़न करना है आपको, समझे? मतलब मोर देन 50% रहेगा तो प्रोविज़न करना है, लेस देन इक्वल टू 50 रहेगा तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी करना है। सर भूल गया, तो पीसी याद रखो ना, ऊपर से पीसी। तो प्रोविज़न और कब करना है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कब करना है। एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए याद रखो, 90 से ऊपर, 90 और 100 का रहेगा तो उसको बोलते हैं वर्चुअल सर्टेनिटी या हाईली प्रोबेबल। प्रोबेबल वर्ड यूज होगा, वर्चुअल सर्टेनिटी या हाईली प्रोबेबल, मतलब 90 to 100, ठीक है ना। तो इसका प्रोविजन तो हम करते ही है, याद रहेगा।
3 वर्ड बोला मैंने लेफ्ट साइड में, रिमोट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। ड्यूटी क्यों हुआ आपका? इट कैन बी, हम जो कार बेचते हैं उसमें वारंटी दिया था तो मेरा ड्यूटी बनता है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। मैंने कार खरीदा क्रेटा, उसका 3 साल का वारंटी था, तो कल अगर 2 साल में मेरा इंजन बंद हो गया तो कंपनी बना के देगी? नहीं देगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो कंपनी ने जो वादा किया, हुंडई कंपनी ने, कि 3 साल तक अगर कुछ हो जाएगा तो हम है, तो भाई आपको करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी है तुम्हारा। तुम वादा किए थे, 2 साल का वारंटी दिए थे, मिक्सर खरीदा हमने, तो मिक्सर अगर खराब होगा तो आपको हमारा वो मिक्सर बना के देना पड़ेगा। इट इज़ योर ऑब्लिगेशन, ड्यूटी है आपका। आपने एसी खरीदा, उन्होंने वारंटी दिया 5 साल का, समझे? तो याद रहेगा, रिमोट बहुत दूर का है, कुछ भी नहीं करना है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन करना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में प्रोविजन करना है। ठीक है, तो चलो सर जरा इंग्लिश पढ़े। हाँ, अब आपको एग्जाम में ये तो ड्राइंग है, आप लिख के ले लेना, ठीक है, अच्छे से उसको आप लिख लेना। अब ये जो है ना आपका जो एएस है ना, उसी में से निकालो, क्योंकि आलतू फालतू पढ़ के फायदा नहीं। जो एएस बोलता है ना वो पढ़ते हैं ना सीधा। स्टडी मैट के अंदर जो एएस है वो क्या बोलता है, तो सुनो। पहला, लायबिलिटी किसको बोलते हैं? कल पूछ सकते हैं व्हाट इज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब जैसा मैंने क्रेडिटर से रॉ मटेरियल परचेज किया तो मुझे देना है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट मेरा ड्यूटी है कि मैं उसको पैसा दूंगा। प्रेजेंट ऑब्लिग मतलब 31 दिसंबर को, 31 मार्च को अगर मैंने क्रेडिटर से 2 महीने पहले परचेज किया था ट्रक का ट्रक मटेरियल, तो मेरा ड्यूटी है उसको पैसा देना 31 मार्च को। इट इज माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। व्हाट इज माय पास्ट इवेंट? जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, ट्रक भर के आया था 2-2 ट्रक, दैट इज पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट की वजह से मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 31 मार्च को। मिला वर्ड क्या लिखोगे? लायबिलिटी किसको बोलते हैं? इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे हुआ? अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। वर्ड याद रहेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। और इसके अंदर जो आउटफ्लो होता है ना वो सर्टन होता है। सर्टन का मतलब अगर मैंने क्रेडिटर से 2 लाख का मटेरियल खरीदा है तो मुझे 2 लाख रुपए देना है, उसको 2 लाख ही देना है, ना 2 लाख से कम ना 2 लाख से ज़्यादा। सर्टन है। आप एक दुकान में बुक खरीदने गए थे, 600 रुपये का बुक खरीदा और आप बोले अंकल पैसा बाद में देता है, तो आपको 31 मार्च का आपका लायबिलिटी है ना, क्योंकि आपने 15 दिन पहले बुक खरीदा, दैट इज पास्ट इवेंट। 31 मार्च को आपका लायबिलिटी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और वो अमाउंट सर्टन है, तो उसी को लायबिलिटी बोलते हैं। पढ़ लो। तो लायबिलिटी पूछे तो क्या लिखोगे? लायबिलिटी से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट द सेटलमेंट ऑफ विच एक्सपेक्ट टू रिजल्ट एन आउटफ्लो। मिला वर्ड, आप जब सेटल करोगे उससे आउटफ्लो होगा और आउटफ्लो सर्टन होता है। 3 वर्ड लिखोगे। लायबिलिटी क्या होता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड द आउटफ्लो इज सर्टन। इतना लिख दो ना ओन वर्ड में। सर मैं फिर से बोलता हूँ आंख बंद करके। लायबिलिटी क्या होता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड द आउटफ्लो इज सर्टन। तो वो लायबिलिटी ओन वर्ड में लिख देना, ठीक है। लायबिलिटी समझा है सर ने। आगे बढ़ते हैं। सर ऑब्लिगेशन बताया ना, ऑब्लिगेशन ड्यूटी होता है टू डू समथिंग एज प्रॉमिस बिकॉज ऑफ द लॉ, या आपका ड्यूटी है जो वादा किया था, उसको ऑब्लिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये 2 वर्ड पढ़े थे, ऊपर मिला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पहले पॉसिबल पढ़ लेते। व्हाट इज पॉसिबल? तो सुनो, पॉसिबल पूछेंगे एग्जाम में, पूछ सकते हो व्हाट इज पॉसिबल। एन ऑब्लिगेशन, बार बार ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। एन ऑब्लिगेशन इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल। हमारे पास कुछ एविडेंस है कि हम हार सकते हैं, 50% चांस है हारने का, हमारे वकील बता रहे हैं, एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, ये सब केस में हम हार जाते हैं। देन ऑब्लिगेशन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, द एग्जिस्टेंस ऑन द बैलेंस शीट कंसिडर नॉट अ प्रोबेबल। नॉट अ प्रोबेबल मतलब यही वाला है, समझे? इसको बोलते हैं नॉट अ प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब एकदम हाई, नॉट अ प्रोबेबल मतलब
लेस देन इक्वल टू 50, बोलो समझा। नॉट अ प्रोबेबल मतलब लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि प्रोबेबल मतलब 90 to 100 रहता है, ये नॉट प्रोबेबल है। तो ओके, तो वही बोलता है व्हाट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इज ए पॉसिबल वाला, ऑब्लिगेशन इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल, द एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट प्रोबेबल। सर प्रेजेंट वाला, एन ऑब्लिगेशन इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ बैलेंस शीट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोबेबल। देख रहे हो, कंसिडर टू बी प्रोबेबल, एक लिखा है प्रोबेबल, एक लिखा है प्रोबेबल, एक लिखा है नॉट अ प्रोबेबल। मतलब सीधा सीधा बोलूं और ऑलरेडी समझाया था क्यों बोलूं आपको, पॉसिबल वो होता है जिसका चांस लेस देन 50% है, जिसका चांस लेस देन 50% है होने का, लेस देन इक्वल टू 50% चांस है आपका लायबिलिटी होने का, पे करने का, दैट इज पॉसिबल। प्रेजेंट क्या होता है, मोर देन 50% चांस है, समझ गया, मोर देन 50% चांस है तो उसको बोलते हैं प्रोबेबल, और वो हाई प्रोबेबल है, 90 के ऊपर हाई प्रोबेबल, समझे। यस सर। तो कभी डेफिनेशन पूछ ले बेटा तो पॉसिबल का ही लिखने का, प्रेजेंट का ही लिखने का। मैं को तो डेफिनेशन भले भूल जाओ लेकिन मेरे को ये ड्राइंग अच्छे से याद रहेगा। पॉसिबल वो होता है लेस देन इक्वल टू 50% चांस है, प्रेजेंट मोर देन 50%, दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या पूछते हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का आने से पहले प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन तो सुनो, मैं अभी क्या समझा आपको, ये ड्राइंग समझा, वो जो नहीं क्या वर्टिकल बना है, रिमोट पॉसिबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, रिमोट पॉसिबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, समझ गया। अच्छा अभी सीखने लायक, सर प्रोविजन कब करते हैं हम लोग, प्रोविजन सुनो, हम प्रोविजन उसका बात नहीं कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर आरडीडी का बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बारे में दूसरा एएस में डिस्कस किया है, हम उसका प्रोविजन का नहीं बात कर रहे हैं यहाँ ना। प्रोविजन जो लायबिलिटी है उसके बारे में बात किया जाएगा। सुने, ऊपर डेफिनेशन है, हम बाद में पढ़ते हैं, पहला मैं शॉर्टकट बना के रखा हूँ वो पढ़ते हैं, नहीं पहले वही पढ़ते हैं जो आईसीए ने दिया है। तो पॉसिबल, ये पॉइंट नंबर 1 आपका पढ़ने के लिए, पॉइंट नंबर 1 पहला, क्योंकि ये टॉपिक एएस का नाम क्या है, प्रोविजन ना, तो प्रोविजन समझाता हूँ व्हाट इज प्रोविजन। ये प्रोविजन कभी शो करना है, अकाउंटिंग कब करना है, अकाउंटिंग कब करना है प्रोविजन का, 3 बात होगा तो आप प्रोविजन करोगे अपना बैलेंस शीट में। मतलब वो एसेट्स वाला प्रोविजन नहीं बात कर, डेटर में से आरडीडी लेस करते हैं, एसेट में से डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन का नहीं बात हो रहा है, ये लायबिलिटी का बात हो रहा है। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फंड जो हमें देना है उसका बात हो रहा है। तो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट तो एक्चुअली वही था, वो ड्राइंग याद करना, ठीक है। तो ड्राइंग इसको मैं पहला पॉइंट डाल देता हूँ भाई, कुछ याद रहे ना रहे इसको आपको अच्छे से याद करना, पॉइंट नंबर 1। इसको हम पॉइंट नंबर 2 डाल देते हैं कि सेकेंड बात है आपको क्या ध्यान देना है, ये आपका सेकेंड पॉइंट, और ये आपका ये थर्ड पॉइंट बाद में आते हैं। सुनो, सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान देना आपको, प्रोविजन किसको बोलते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले। प्रोविजन शुड बी शोन व्हेन enterprises has present obligation as a result of past event। आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ, तो आपको टैक्स तो भरना, लेकिन टैक्स तो हम लेट भरते हैं ना, टैक्स तो हम नेक्स्ट ईयर भरते हैं बिकॉज ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो हम असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स भरते हैं, तो वही बोलता है एंटरप्राइज हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अभी टैक्स को एग्जांपल ले लो आप, तो पहला तो बोलता है आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आपने पास्ट में जो किया है उसके वजह से आज आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है 31 मार्च को। इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, उसको सेटल करने के लिए पैसा जाने वाला है, प्रोबेबल आउटफ्लो होने वाला है, मतलब पैसा जाने वाला है, जाने वाला है। प्रोबेबल बोला, प्रोबेबल, अरे यार प्रोबेबल मतलब मोर देन 50%, मोर देन 50% मैंने बोला ना, मोर देन 50% रहेगा तो प्रोविजन करना है, समझा। प्रोबेबल का मतलब, प्रोबेबल मतलब मोर देन 50%, मोर देन 50% प्रोबेबल। तो वर्ड याद रखना, प्रोबेबल मतलब मोर देन 50%, ठीक है, प्रोबेबल, और पॉसिबल नहीं, प्रोबेबल।
तो आगे बढ़ते, तो क्या बोलता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है, ये बाहर क्वेश्चन में लिखना पड़ता है कि बोलेंगे क्या लगता है प्रोविजन करना चाहिए कि पहले ये इंग्लिश चिटकाने का, ये इंग्लिश चिटका देना कि प्रोविजन कब करना पड़ता है अंकल सुनो, तो बोलना प्रोविजन कब करते हैं, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट प्रोबेबल आउटफ्लो होने वाला है, प्रोबेबल मतलब मोर देन 50% चांस है पैसा जाने वाला है। और तीसरा, आप उसको मेजर कर सकते हो, आप उसको मेजर रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना पैसा जाने वाला है, क्योंकि बेटा कोई भी एंट्री करने के लिए आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, अमाउंट ही मालूम नहीं तो कैसे प्रोविजन करोगे, रिलायबल एस्टिमेट कर सकते, अच्छा एग्जैक्ट मेरे ख्याल से इतना देना पड़ सकता है। अगर आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इतना जाए, इतना देना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट कितना देना पड़ेगा वो भी आप मेजर कर सकते हो, तभी आप उसको प्रोविजन बोलेंगे। अमर, अकबर, एंथोनी, तो 3 पॉइंट रहेगा ना तो प्रोविजन करने का। फिर से बोलो, इंटरप्रेसेस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, इट्स प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स मतलब पैसा बाहर जाने वाला है बिजनेस से। और तीसरा, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट, जितना मैंने अंडरलाइन मारा ना उतना ही लिखने का, बात करते हैं। रिलायबल एस्टिमेट अमाउंट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो प्रोविजन नहीं करना है। इसी को शॉर्टकट नीचे बना, पॉइंट नंबर 2 आपको याद करना है, पॉइंट नंबर 1 और ड्राइंग याद करना है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये याद करना है, क्योंकि इसी के बेस पे दुनिया का सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट है, प्रोबेबल आउटफ्लो मतलब चांस ज़्यादा है, 50% ज़्यादा आपको देना है, सूटकेस बना है, सूटकेस देना है, पक्का देना है, हारने वाला है केस अपन। और आप रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो, मतलब रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया, रुपया बना है, तो ये तीनों का तीनों होगा तो ही प्रोविजन करना है। बोलो समझा, टेक योर टाइम, नहीं तो बोलोगे समझाए नहीं सर ने। तो समझा प्रोविजन कब करना है, मेरे को तो याद हो गया बेटा, आप रट्टा मारो अभी, रट्टा मतलब समझ के लो, बाद में याद कर लेना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो, तो तीनों का तीनों होगा तो ही आप प्रोविजन करना है। 2 पॉइंट समझा, एक और ड्राइंग, दूसरा ये। तीसरा क्या है एग्जाम में याद करना है। अब एस का नाम है प्रोविजन ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आता है, ये अपना पॉइंट नंबर 3 है, सुन रहे बेटा, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है जो आपको याद करना है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मेरा एक फैक्ट्री है रे, ऑयल बनाता हूँ, सीए भी करता हूँ और फैक्ट्री भी डाला हूँ, तो बहुत बड़ा हमारा बिजनेस है। तो आपका शादी था तो आप बोले ब्रिजेश सर से ले लेते हैं ना, ऑयल बहुत अच्छा बनाते, तो आपका शादी में 500 लोग आए थे, हमसे ही ऑयल लेके गए थे खाना बनाने में जो ऑयल यूज़ होता है। 500 लोग आए थे खाना खाने के, रात को खाना भी ना खाए, रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आना चला, बोला वो 500 में से ना 20 लोग मर गए तड़प तड़प के। अब सीधा अगले दिन तो एकदम माहौल ख़राब हो गया। वो जिनके हस्बैंड मर गए वो 20 लोग, उनका वाइफ लोग आके बोलते इकलौता हस्बैंड था वो भी मर गया, हमको कोर्ट में केस किया वो लोग ने, वो बोले हमको 1-1 करोड़ रुपए चाहिए कंपनसेशन। मैंने बोला जो करना कर लो, बाकी लोग क्यों नहीं मरे। तो जब पोस्टमार्टम हुआ उनका पेट में हमारे तेल मिला, तो अब डायरेक्टली मुझे सज़ा तो नहीं होगा, तो मैटर कोर्ट में जाएगा। तो मैं अपना वकील से पूछा कि लीगल जो एक्सपर्ट है क्या लगता है ये जो 20 आदमी मरे क्या होगा। बोलता है सर 50-50 है, आप जेल भी जा सकते हैं। दूसरा, सर 30% चांस है, 40% चांस है, आपको सजा हो सकता है। तो सर क्या करें, मतलब अभी आज का जो 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट बना रहे हैं, आज हम क्या करें, क्योंकि मैटर तो कोर्ट में, मेरे को टेंशन आ रहा है यार, नाम खराब हुआ। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में बता रहा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 2 केस में आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करना है, सुनो। एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, दूसरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन में करना है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में करना है, ठीक है। 2 केस में आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करना है। पॉसिबल, ये देखो ऊपर का ड्राइंग दिखाई दे रहा है, ये देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मेरे सर के ऊपर ही बेटा, ये देखो। अगर कोर्ट में अगर चांस है पैसा जाने का लेस देन इक्वल टू 50%, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपको डिस्क्लोज करना है कंफर्म। मतलब अगर हमारा वकील वगैरह बोलता है कि 50% चांस है हारने का, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वकील बोलता है 40% चांस है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 30%, अरे कितना भी रहने दो, मतलब 10 to 50% अगर है चांस है
ये कोर्ट में हमारा हारने का तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। समझा? कंफर्म हुआ? तो पहला है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कब डिस्क्लोज करना है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किधर डिस्क्लोज करते हैं सर? बैलेंस शीट के बाहर, नोट टू द अकाउंट में बाहर एक्स्ट्रा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते, बैलेंस शीट के बाहर लिखते हैं। हाँ, ताकि जो लोग हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करें उनको सब सच्चाई पता चलना चाहिए कि हमारे खिलाफ कितना कोर्ट में केस चल रहा है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पहला वो समझा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा, मतलब क्या, लेस देन 50% चांस है हारने का तो आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है, क्योंकि हारोगे तभी तो लायबिलिटी होगा। तो अगर हारने का चांस लेस देन इक्वल टू 50 है तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन में आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना। सुने, लेस देन इक्वल टू 50% रहेगा तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, फिर आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। दूसरा, मोर देन 50% में भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। सर मोर देन 50, सर आप बोले थे मोर देन 50 में प्रोविजन करना है। नहीं, रुक जाओ, मैंने क्या बोला, मोर देन 50% में प्रोविजन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये देखो इसी में से पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये प्रोविजन में से पॉइंट निकाल रहा हूँ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, लेकिन एक प्रॉब्लम है रे, हमें कितना पैसा देना है वही मालूम नहीं, मतलब पैसा देना है कि नहीं देना पड़ेगा वो मालूम नहीं है। सर पैसा देना है नहीं देना, मतलब मैंने किसी का ना कुछ पेटेंट चोरी किया, हाँ पेटेंट कॉपी किया किसी का। अब कॉपी किया तो सामने वाला सीधा मेरे पे कोर्ट में केस किया रे, और कोर्ट में केस किया तो बस मुझे ये कर रहा है कि कोर्ट में अमाउंट नहीं बात कर रहा है, वो बस बोलता है कि तू बस मेरा कॉपी मत कर, बस इतना ही पे कोर्ट में केस कर दिया। अब ये तो बताओ, कोर्ट में केस किया है, वो पैसा थोड़ी ना मांग रहा है, वो सीधा बोलता है हमारा कॉपी नहीं करने का, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, हमको पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे से लोग पैसा देंगे मैं तो खुश होगा, अच्छा पैसा नहीं देने का। लेकिन वो कोर्ट में इसलिए केस कर रहा है हमारा कॉपी नहीं करने का, तो इसका मतलब यहाँ पैसा तो जाने का सवाल ही नहीं होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्योंकि हमने कुछ कॉपी किया दूसरे का पास्ट में, और उसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट लेकिन अब पैसा देना है नहीं देना वो मालूम नहीं है, पैसा देने का कुछ मालूम नहीं है, पैसा फिक्स नहीं है। तो देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन आउटफ्लो सूटकेस नहीं देना है, नो आउटफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक, मतलब इस ट्रांजेक्शन ये इवेंट से पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो भी आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बताना है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से पैसा नहीं जाने वाला है तो फिर आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बताना है, फिर प्रोविजन नहीं करना है। दूसरा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पैसा जाने वाला है लेकिन कितना देना है वो ही मालूम नहीं, तो बेटा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, देना है, लेकिन वो कितना देना है वो मेरे ऊपर नहीं डिपेंड है। 10 केस में अलग अलग अमाउंट डिसाइड हुआ तो मैं कैसे जज करूँ, तो अमाउंट कितना देना वो मालूम नहीं है, तो अमाउंट को भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, तभी भी आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मतलब 3 केस में आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपको बताना, समझा। एक तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन लेस देन इक्वल 50% केस में हारने का चांस है, लेस देन इक्वल 50% हारने का चांस है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। दूसरा, मोर देन 50% हारने का चांस है लेकिन पैसा नहीं देना है, नो आउटफ्लो, तो अभी भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करना है। मोर देन 50% चांस है हारने का लेकिन अमाउंट को मेजर नहीं कर सकते, तो फिर प्रोविजन तो करेंगे नहीं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करना। याद रहेगा मैंने अपना बेस्ट बताया कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 3 केस में करना है, ठीक है। कल अगर थ्योरी आया ना, माँ कसम यही इमेजिन करके लिखने का, खुश हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। ये मोर देन 50% लेस देन 50% आपके लिए, बस आप मत बताना किसको, ठीक है। 3 क्वेश्चन समझा। अब पढ़े कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन, ये देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 2 था ना बेटा, एक देखो एक पॉसिबल वाला एक प्रेजेंट वाला, देखो possible obligation arising from the past event, the existence of which will be confirmed only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the enterprise। क्या बोल रहा है इंग्लिश में? पहली बात बोलता है वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, हमने बहुत पहले ऑयल बनाया था वो खिला दिया मर गए। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब बताया ना, लेस देन इक्वल टू 50%,
arising from the past event, existence of which is confirmed only on the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event. फ्यूचर में जैसा वो होगा वैसा हमको देना पड़ेगा. अगर कोर्ट में केस हार गए तो देना पड़ेगा, कोर्ट में केस जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा. लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है ना, कुछ चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में. नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल द इंटरप्रेस, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन है, अच्छे से इसको याद कर लो. पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ विच इज कंफर्म ओनली ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर. मतलब ये जो पढ़ोगे ना, आपको इमेजिन करो ऑयल वाला एग्जांपल, ऑयल वाला एग्जांपल. आपने वो मूवी देखा है अपरिचित, मेरा तो फेवरेट मूवी है. उसमें नहीं क्या वो जो विक्रांत, हाँ विक्रांत नाम है ना हीरो का, साउथ का. तो उसका गाड़ी का ब्रेक का वायर टूट जाता है, तो सीधा ना कोर्ट में केस करता है उस कंपनी के ऊपर. वो मोटा सा सेठ रहता है, गोल मटोल, 400 करोड़ रुपए मांगता है. वो बाइक का वायर 40 रुपए का रहेगा. तो बाद में वो जो कंपनी का जो मेन रहता है बॉस, वो पूछता है अपना एक्सपर्ट से कि क्या लगता है, तो बोलता है सर हम अपना हारने का चांस ज़्यादा है. अपना हारने के चांस ज़्यादा है तो मोर देन 50, लेकिन अपना हारने के चांस 50% है. तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, एक्जिस्टेंस ऑफ विच कंफर्म कब होगा, और वो कोर्ट के थ्रू ही कंफर्म होगा. तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन. सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो है हारने के चांस ज़्यादा है, अपना हारने के चांस ज़्यादा है 50, 60, 70, 80. दैट अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट आर नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज, क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, क्योंकि दो कारण की वजह से. इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो, पैसा जाने वाला, सूटकेस वाला पैसा जाने वाला है, नहीं है. नॉट प्रोबेबल, पैसा जाने का कोई चांस ही नहीं है. दूसरा पैसा जाने का चांस है लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते. बस यही समझा है मैंने बेटा, बेस्ट समझा है. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी समझा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सूटकेस याद रखो पॉसिबल में, आउटफ्लो जाने का चांस नहीं है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और अमाउंट को मेजर नहीं कर सकते तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. याद रहेगा अच्छे से, मेरे को तो अच्छे समझता है बेटा. आगे बढ़ते हैं. और क्या पढ़ना है सर? पॉइंट नंबर 1 और ड्राइंग याद कर लो. पॉइंट नंबर 2 प्रोविजन कब करना है. पॉइंट नंबर 3 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. एक रफ समरी बाद में आते हैं. एक था ना, इस एएस का नाम क्या था बेटा? प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट. प्रोविजन समझ गया, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी समझ गया. कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होता है सुनो. अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिजेंट एसेट. इसी के नीचे डेफिनेशन देखो, अभी ब्लू से दिखा रहा हूँ. कॉन्टिजेंट एसेट्स ना एक्चुअली इसका उल्टा है. ये देखो इसका उल्टा है. ये जो कॉन्टिजेंट एसेट पढ़ोगे ना, इस समोसा को चटनी के साथ खाओ, इसका उल्टा है. अगर हमारा चांस है लेस देन इक्वल टू 50%, हमारा चांस है. अगर हमारा चांस है हारने का तो सामने वाला का चांस ज़्यादा रहेगा. जैसे एग्जांपल, मेरा चांस है 30% हारने का. सुन रहे हो, 30% में लग रहा है कोर्ट में केस हार जाएगा, तो 70% सामने वाला का चांस है ना वो जीतने वाला है. तो मेरे लिए वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, तो उसके लिए वो कॉन्टिजेंट एसेट है. मेरा 30% चांस है तो उसका 70% चांस है जीतने का, वो उसका कॉन्टिजेंट एसेट है. तो इसी का उल्टा लिखने का, अपोजिट, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे. सुन रहे हो? जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल बताता. अगर मेरा चांस है 30% हारने का, लूज द केस, तो इनका 70% चांस है, 70% चांस है जीतने का. तो आपको ना इसी को देख के अगर पॉसिबल वाला याद हो गया ना तो कॉन्टिजेंट एसेट लिख सकते हो. चलो देखते हैं, मैं पढ़ के दिखाता हूँ. कॉन्टिजेंट एसेट इसे पॉसिबल, देखो वहां क्या लिखा था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन. यहाँ पे पॉसिबल एसेट वर्ड मिल रहा है, पॉसिबल एसेट. बाकी सब सेम ऊपर के कॉपी पेस्ट है. दैट अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, existence of which is confirmed only on the occurrence or non-occurrence of one or more future event not wholly within. देख रहे हो ना, सब सेम लिखा है, बस वहाँ पॉसिबल ऑब्लिगेशन लिखा है या पॉसिबल एसेट लिखा है. That arising from the past event and the existence of which confirm only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event wholly not within the control. तो मेरे हाथ में भी नहीं है. समझा? तो कॉन्टिजेंट एसेट्स का डेफिनेशन यही लिखने का. तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन का उल्टा कॉन्टिजेंट एसेट. सर कॉन्टिजेंट एसेट्स तो पॉइंट नंबर 1 है ड्राइंग हो गया, पॉइंट नंबर 2 प्रोविजन हो गया, पॉइंट नंबर 3 कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. सब पढ़ने के बाद एक रफ समरी याद रखो, ये हमारा पॉइंट नंबर 4. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है समरी. याद रखो समरी हमारा पॉइंट नंबर 4. क्या याद रखोगे सुनो. प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट. प्रोविजन को अकाउंटिंग करते हैं, डिस्क्लोजर कर देंगे. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं करते हैं, उसका केवल डिस्क्लोजर करते हैं.
और कॉन्टीजेंट एसेट्स ना अकाउंटिंग करते हैं ना डिस्क्लोजर करते हैं, ठीक है। कॉन्टीजेंट एसेट्स को ना अकाउंटिंग करना है ना डिस्क्लोजर करना, समझा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 और क्या बातें ध्यान देना है इसके अंदर, इस एएस के अंदर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू बेटा। रीइंबर्समेंट एक कंसेप्ट है, रीइंबर्समेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुमने खर्चा किया ना, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, रीइंबर्समेंट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। व्हाट इज रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट क्या होता है, सुनो। एग्जाम्पल, एक ए लिमिटेड है, एक ए लिमिटेड है, फिर अपन इंग्लिश पढ़ते हैं रीइंबर्समेंट का रूल्स क्या बोलते हैं। ए लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया बी को, बी लिमिटेड को, दोनों कंपनी है। ए लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को, कस्टमर खाते ही मर गया कस्टमर को, हाँ। तो बी ने सोल्ड किया, हमारे कस्टमर है। अब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट खराब रहेगा तो कस्टमर आपके ऊपर कोर्ट में केस करेगा। वारंटी दिया था गैस, तो कस्टमर आपसे पैसा वसूल करेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, अब अगर वो वारंटी टूट गया तो आप क्या करोगे, आप उस कस्टमर को आप पैसा दोगे, हाँ, जो भी आप वादा किया वो दोगे, लेकिन आपको चिंता नहीं, आप दूसरा कंपनी से ले लो, क्योंकि वो कंपनी ने बोला कुछ भी होगा तो मैं दूंगा। ए ने, हमें किसके नज़र सोचना है, हमें बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ये रहा चश्मा, बी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, हम बी में। तो बी, मैं हूँ ब्रिजेश सर, मैं किसी से ख़रीदा हूँ और कस्टमर को बेचा हूँ। अब कस्टमर का जो लायबिलिटी था क्रिएट हो गया, तो मुझे कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा, गुड्स बना के देना पड़ेगा। अब ये पैसा मैं कंपनी से वसूल करूँगा। तो क्वेश्चन है हम क्या करें, प्रोविजन शो करें कि वो रीइंबर्समेंट कैश शो करें। ओके, तो सुनो एग्जांपल, मुझे उस कस्टमर को देना पड़ा 1,00,000 रुपया और मैंने उस कंपनी से वसूल किया 70,000। ड्राइंग समझा, मैं उस कस्टमर को दूंगा 1,00,000 और कंपनी से वसूल करूंगा 70,000। तो कैसे इसका अकाउंटिंग करेंगे, ध्यान देना। पहला चीज़, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कैसे शो करेंगे और बैलेंस शीट में उसको कैसे शो करेंगे, सुन रहे हो। बैलेंस शीट में बी के नज़र सोचो, बी के नज़र से। तो सुनो, पहला बैलेंस शीट में कैसे शो कर, प्रोविजन। अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मेरा एसेट है 70,000 का, 70 और रिसीवेबल शो करूंगा 70,000। और मुझे अगर किसी को देना है 1,00,000 रुपया, कन्फर्म है। बताया ना प्रोविजन कब शो करते, 3 कंडीशन फुलफिल होगा तो प्रोविजन करना है, याद हो गया। तो वो प्रोविजन करेंगे कि हमें 1,00,000 रुपया देना है, समझा। तो बैलेंस शीट में एसेट्स अलग शो करना है, और लायबिलिटी अलग शो करना है, समझा। जो आपको लेना है वो एसेट्स में लिखो, जो आपको किसी को देना है तो उसका प्रोविजन कर दो, क्योंकि वारंटी टूट गया। लेकिन सर प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, बोलता प्रॉफिट लॉस में अपना नेट शो किया करो, नेट शो करो। तो प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन नहीं, क्या प्रोविजन करते 1,00,000 का प्रोविजन करेंगे और उसमें से 70,000 रीइंबर्स मिल जाएगा, तो लेस रिकवर रिसीवेबल 70,000 मिलेगा फ्यूचर में, तो 30,000 ही आपको शो करना है, सुन रहे हो। प्रॉफिट लॉस में आपको नेट शो करना है, बैलेंस शीट में सेपरेट शो करना है। मैं नहीं बोलता, बोल मेरे शब्द ICI के। चलो पढ़ते हैं। When some or all the expenditure required to settle the provision is expected to be reimbursed by the other party, रीइंबर्समेंट मिल जाएगा अदर पार्टी से। रीइंबर्समेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड ओनली देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी, मिलने वाला है तो ही लिखेंगे, हाँ क्या, वर्चुअल सर्टेनिटी। वर्चुअल याद है, वर्चुअल, ये देखो ऊपर वर्चुअल, 90 to 80% चांस है मिलने का तो ही लिखोगे वर्चुअल सर्टेनिटी, 90 to 80। ओके, तो क्या बोले, फिर से पढ़ो। रीइंबर्समेंट कब रिकॉर्ड करेंगे, तो बोलता है वर्चुअल सर्टेनिटी रहेगा तो ही आपको रिकॉर्ड करना है। ओनली व्हेन इट इज वर्चुअल सर्टेन दैट रीइंबर्समेंट विल बी रिसीव्ड इफ द इंटरप्राइज सेटल द ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर मैं वो ऑब्लिगेशन सेटल कर दूंगा तो मुझे रीइंबर्समेंट मिलेगा, 90-20% मिलेगा ही मिलेगा, तो ही आपको रीइंबर्समेंट शो करना है। रीइंबर्समेंट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एसेट, वर्ड मिला, रीइंबर्समेंट को सेपरेट एसेट शो करना है। द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रीइंबर्स शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन, बरोबर है। और प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोविजन में बी प्रेजेंटेड नेट शो करना है, नेट शो करना ऑफ द रीइंबर्समेंट। देखो आपके सामने लाइव, समझा, बेस्ट एकदम।
तो रीइंबर्समेंट रिसीवेबल कब शो करोगे? जब वर्चुअल सर्टेनिटी, वर्ड याद रहेगा ना, वर्चुअल 90 to 100% चांस है, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा 90 to 100। ओके चलो, रीइंबर्समेंट समझा, क्वेश्चन नंबर 5 समझा। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 और 6th पॉइंट क्या ध्यान दोगे आप? 6th पॉइंट, कभी कभी प्रोविजन चेंज हो सकता है, चेंज इन द प्रोविजन। सर प्रोविजन क्यों चेंज होगा? सुनो, रिव्यू करना पड़ता है, तो प्रोविजन चेंज होगा या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी चेंज होगा तो क्या करोगे? तो इंग्लिश बाद में पढ़ते, पहले आपको मैं समझा देता हूँ प्रोविजन कब चेंज हो। जैसे 2018, 2019, 2020 और 2021 मैटर जब कोर्ट में जाता है तो समय समय पे चेंज होते रहता है। तो पहला हमारा हारने का चांस 5% था। कितना परसेंट? 5%। अब इमेजिन करो, अरे यार एक बार दिखाऊं क्या यार, क्या है यार, पहला पॉसिबल और ऊपर प्रेजेंट वाला, ऊपर प्रेजेंट है, हाँ क्या ऊपर प्रेजेंट है? चलो बताओ जल्दी क्या करोगे? 5% किधर पॉसिबल में आता है, तो पॉसिबल है 5% चांस है हारने का, 5% चांस है हारने का, तो क्या करोगे? तो याद है ना, रिमोट है, रिमोट, तो नो प्रोविजन, नो प्रोविजन, नो प्रोविजन, नो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। 2018 में हमें ऐसा लगता था, बोलो समझा? नो प्रोविजन, नो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। 2019 में जब हम आए ना, तो हमारा हारने का चांस 50% हो गया। माँ कसम, एक तो हम लोग सत्यनारायण का पूजा नहीं करा है, हमारा केस हारने का चांस ज़्यादा है। तो बोलता है 10 to 50%, इक्वल टू 50 रहेगा तो आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपको शो करना है। अभी हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ को शो करेंगे, लेकिन अभी 2020 में हालत और बिगड़ गया, अभी 80% चांस है हमारा हारने का। तो बोलता है अब इसको प्रोविजन नहीं बताएंगे, हर साल रिव्यू करते रहना, अब हम इसको प्रोविजन बोलेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और 2021 आते आते शिरडी तिरुपति जाके आया, थोड़ा भगवान से मन्नत मांगा था, केस हमारे फेवर में चल रहा है, अभी 30% चांस है हारने का, तो अब ये प्रोविजन नहीं रहेगा, अब फिर से कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगा। समझा? इसका मतलब आपको हर साल रिव्यू करना है, रिव्यू करना है। ओके तो आ जाओ, तो हम क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। प्रोविजन शुड बी रिव्यू, प्रोविजन को अब रिव्यू करना है, हर साल आपको रिव्यू करना है। प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट एवरी बैलेंस शीट डेट, प्रोविजन को रिव्यू करना हर बैलेंस शीट डेट को, एंड एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट, करंट एडजस्ट करो अपने आप को करंट बेस्ट एस्टिमेट करने के लिए। इफ इट इज नो लॉन्गर प्रोबेबल दैट आउटफ्लो द रिसोर्स इंपॉर्टिंग इकोनॉमी विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, प्रोविजन विल बी रिवर्स, वो प्रोविजन को रिवर्स कर दिया जाएगा। सब प्रोविजन को रिवर्स कैसे करते हैं हम सिखाते हैं इसमें। तो ये तो समझाना कि हर बार आपको हर बैलेंस शीट को आपको रिव्यू करना है। जो अभी प्रोविजन है अगले बार कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। नंबर 6 हो गया, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 गो टू हेवन। अब आते हैं नंबर 7वां पॉइंट, क्या ध्यान देना है आपको? 7वां पॉइंट, यूज ऑफ द प्रोविजन। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। प्रोविजन का इस्तेमाल उसी काम के लिए करने के लिए जिसके लिए आपने क्रिएट किया है। चलो एग्जांपल बताता, जैसे एग्जांपल आपने प्रोविजन करते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने क्रिएट किया था 100 का, फिर एंट्री भी बताता हूँ, 100 का प्रोविजन किया था, उसमें से आपने यूटिलाइज्ड किया, यूटिलाइज किया, गैस 80 यूज़ किया, तो व्हाट इज़ द बैलेंस? 20 बचा। तो 20 जो बैलेंस बचा क्या करना चाहिए? ये साइड आ जाओ। आपने और एक प्रोविज़न किया था, प्रोविज़न फॉर गैस रिपेयर, प्रोविज़न फॉर रिपेयर भी किया था, मशीनरी का प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स किया था। हाँ गैस वो भी 100 किया था, लेकिन उसमें से यूटिलाइज ज़्यादा हो गया, यूटिलाइज्ड ज़्यादा हो गया, 120 हो गया। तो क्या ये 20 इसमें यूज़ कर लें? क्या 20 यूज़ कर ले? नहीं, बोलता है नहीं, वो अलग काम के लिए बनाया था, ये अलग काम के लिए प्रोविज़न बनाया था, तू इसका एडजस्ट नहीं होने का, कोई किससे एडजस्ट नहीं होगा। तो क्या किया जाएगा सर? फिर सर इसका एंट्री कैसे आता है? ध्यान देना, इसका एंट्री जब हम प्रोविज़न करते हैं ना तो एंट्री आता है, एंट्री करना पड़ेगा ना। एंट्री आता है प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट,
लाइबिलिटी होगा ना, एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। जब हम प्रोविजन करेंगे 100 का तो ये एंट्री पास करेंगे। अब जब हम पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, तो इस प्रोविजन टैक्स को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज उसी को बोलते हैं। तो एंट्री जब हम टैक्स पे करेंगे तो एंट्री बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो समझा 80 का। अब जो 20 बच गया उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर जो बच गया तो पहला प्रोविजन किया तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टैक्स, पे करेंगे तो प्रोविजन टैक्स टू बैंक। ठीक है, ये साइड आ जाओ। इनका क्या करेंगे, रिपेयर्स के लिए प्रोविजन किया तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। प्रोविजन पूरा लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर रिपेयर कितना 100 का प्रोविजन किया था रिपेयर के लिए, लेकिन रियल में खर्चा कितना हुआ 120। अब क्या करेंगे, तो बोलता है प्रोविजन में तो उतना ही पैसा है, तो एंट्री इस तरीके से किया जाता है प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट डेबिट 100, लेकिन खर्चा तो 120 हुआ, खर्चा तो 120 हुआ। तो बोलता है जो बैलेंस 20 है ना, वो आप कहाँ से निकालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना, प्रॉफिट लॉस में से निकाल लो। और तो एंट्री आएगा प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो समझा। तो इंग्लिश पढ़ो, प्रोविजन शुड बी यूज्ड, हम ये बोल रहे हैं प्रोविजन उसी काम के लिए यूज करेंगे जिसके लिए आपने बनाया था। प्रोविजन शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द एक्सपेंडिचर फॉर विच अ प्रोविजन इज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड, जिसके लिए बनाया था उसी के लिए यूज करने का, दूसरे के लिए यूज नहीं करने का। समझा। अब ये तो प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया। अगर प्रोविजन का इस्तेमाल, अगर एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 8th पॉइंट आप लिख लेना, इफ द प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर, अगर प्रोविजन का जरूरत नहीं पड़ेगा देन इट विल बी रिवर्स। जैसे एग्जांपल, हमने प्रोविजन फॉर रिपेयर किया था पीनल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, कल उसका जरूरत नहीं पड़ा, रिपेयर का जरूरत नहीं पड़ा, तो इसको रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रहेगा ओवरऑल 7 पॉइंट बेसिक। पॉइंट नंबर 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिखाई दे रहा है कि मैं वीडियो हाइड करूं, देखो ये तो अच्छे से दिख ही रहा है ना, अच्छे से आपको। यस सर। तो पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना, प्रोविजन कब करना है, कॉन्टिजेंट 3 केस में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करना पड़ता है, समरी और रीइंबर्समेंट रहेगा तो प्रॉफिट लॉस में नेट शो करना, बैलेंस शीट में सेपरेट शो करना है, लेकिन वर्चुअल सर्टन रहेगा तो ही रिसीवेबल शो करना है, वर्चुअल सर्टन होना चाहिए, याद रखना। ये कब होना चाहिए, वर्चुअल सर्टन होना चाहिए, वर्चुअली सर्टन होना चाहिए। वर्चुअली सर्टन मतलब 90% ज़्यादा चांस है मिलेगा। ठीक है, वर्चुअली सर्टन होगा तो ही आपको लिखना है। प्रोविजन बता दिया, प्रोविजन चेंज हो सकता है हर बैलेंस शीट को, और प्रोविजन का इस्तेमाल उसी काम के लिए करने का जिसके लिए हमने बनाया। ठीक है, कुछ यहाँ तक समझा। ठीक है सर, और ये प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट इसमें करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम अभी करते हैं AS 29 से संबंधित। एज्यूम करता हूँ AS 29 एकदम अच्छे समझा, लास्ट AS। अभी हम लोग करते हैं बेटा प्रॉब्लम, तो एज्यूम करता हूँ आपको पूरा अच्छे से याद है। हाँ, जो मैंने आपको बताया, अब नहीं देखा तो नहीं याद है तो बेटा आपका प्रॉब्लम है, जो भी 7 पॉइंट सर ने बताया था। चलो करते हैं। एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरऑल द एयरक्राफ्ट वंस इन एवरी 5 ईयर। हमने एक एयरलाइन लिया है, जैसे एयर इंडिया है, किंगफिशर वाले हैं, तो उन्होंने एक एयरलाइन लिया है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स क्या है कि आपको ओवरऑल करना, ओवरऑल मतलब पूरा एक बार सर्विसिंग करना है 5 साल के बाद, एवरी 5 ईयर्स के बाद। द पैसिफिक एयरलाइन विच ऑपरेट एयरक्राफ्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन। पैसिफिक एयरलाइन ने एयरलाइन लिया है, एरोप्लेन एयरक्राफ्ट लिया है, और उन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं किया है, बोलते हैं वो लोग ने कोई प्रोविज़न नहीं किया, नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोविज़न एज पर द रिक्वायर द लॉ इन इट्स फाइनल अकाउंट। डिस्कस कीजिए। तो पहला बात बेटा सुने, आंसर प्रोविज़न करना कोई ज़रूरी नहीं है, रीज़न पहला याद करो। प्रोविज़न कब करते हैं, आपको पहला प्रोविज़न का रूल बताना, प्रोविज़न कब करते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं। देखो पास्ट इवेंट क्या है इसके अंदर, पास्ट इवेंट आपने एयरलाइन परचेज किया, हाँ क्या आपने एसेट्स परचेज किया ना, परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट, ये आपका
ये आपका पास्ट इवेंट है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब होगा मालूम है? जब 5 साल कंप्लीट होगा तभी आपको ऑब्लिगेशन होगा, 5 साल तो हुआ नहीं है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब होगा? व्हेन, हाँ क्या, यूज ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर 5 ईयर, मतलब 5 ईयर्स होने के बाद ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होगा। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर तो हुआ ही नहीं है ना। और आगे ऐसा भी तो चांस है हम अपना ये जो एयरक्राफ्ट है सेल करके लाइबिलिटी क्लियर कर सकते हैं, या अभी फिलहाल अगर हम लोग प्रोविजन नहीं करेंगे तो फाइन का हमें प्रोविजन करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब अराइज होगा? आफ्टर 5 ईयर्स, है ना। 5 ईयर्स के बाद ही आपको ओवरऑलिंग करना है, 5 ईयर तो हुआ ही नहीं है, सुन रहे हैं? तो देर विल बी 5 ईयर्स के बाद ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आफ्टर 5 ईयर देर विल बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो बेटा प्रोविजन नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? प्रोविजन नहीं करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं फटाफट, सुनो आंसर। यहाँ पढ़ते हैं, द प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द एंटरप्राइजेस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, बरोबर ना। इन दिस गिवन केस देर इज नो, देखो बोला देर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एज पर AS 29। फिर क्या करें? कुछ अल्टरनेटिव आंसर है। इंटरप्राइजेस कैन अवॉइड फर्दर, वो खर्चे को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे? इसको सेल करके, एयरक्राफ्ट को सेल कर दो, या अगर आज आप प्रोविजन नहीं करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फाइन पेनल्टी देना पड़ेगा, उसका चेत आप प्रोविजन कर दो। Provision should be recognized for the best estimate of the fine penalty if the aircraft continue to operate more than 5 year, बरोबर ना। तो आज आपको प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। कारण क्या दिया सर ने? प्रोविजन कब करते हैं? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट हो चुका है लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए प्रोविजन नहीं करना है, समझा? सुनो, एंड इंजीनियरिंग गुड्स प्रोवाइड आफ्टर, ये जो गुड्स हम बेचते हैं तो उसका नहीं का वारंटी देते हैं कि हम आपको 2 साल तक उसका ये देते हैं, अगर कुछ भी खराब हो जाएगा तो हम 2 साल बना के देंगे, ठीक है, 2 साल तक चिंता मत करें। ऐसा गाड़ी का भी होता है, 2 व्हीलर का भी होता है, छोटा छोटा चीज़ लेते हैं ना हम लोग, मिक्सर वगैरह, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उसका भी वारंटी देते हैं। तो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस हमें पता चला कंपनी हैज़ द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ मेकिंग प्रोविजन ऑफ फॉर वारंटी ऑन द इनवाइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट। तो जितना भी बैलेंस पीरियड है, जैसा अगर 1 साल हो गया तो 1 साल ही बचा है, कुछ लोग का स्टार्टिंग लिया रहेगा तो उनका 2 साल बचेगा। तो बोलता है जो लेस देन 1 ईयर है, क्योंकि 2 ही साल का वारंटी है, लेस देन 1 ईयर पे 2% चांस होता है वापस आने का, और मोर देन 1 ईयर पे 3% चांस है वो वारंटी टूटने का। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से वो लोग का ये दिया, इन्फॉर्मेशन दिया। अब कंपनी का बिल दिया हुआ, कंपनी रेज द फॉलोइंग इनवॉइस। 19 जैन 2011 को 40,000 का माल बेचे थे, 29 जैन 2012 को 25,000 का, 15 अक्टूबर को 90,000 का। कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर द वारंट। आपको बताना प्रोविजन कितना करना है वारंट पे, 2 ईयर्स का आपको बताना है, एक 31 मार्च 2012 का और 31 मार्च 2013 का, ठीक है। आपको बताना है द कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीनल अकाउंट। तो एकदम इजी है, ध्यान देना। तो इसको पहला 31 मार्च 2012 में जब आप रहोगे, देखो 31 मार्च 2012 में रहोगे, देखो यार ड्राइंग के थ्रू बता रहा हूँ, जब आप 31 मार्च 2012 में रहोगे, हाँ 12 में, तो 12 में रहोगे तो ये जो ईयर वाइज गिनो, 19 जैन 2011 से लेके पहला वाला बिल 19 जैन 2011 से लेके 19 जैन 2012 तक 1 साल हो गया। तो ये जो पहला वाला बिल है उसका तो सेकेंड ईयर चालू है, उसका तो सेकेंड ईयर चालू है। तो जो 40,000 है वो उसका सेकेंड ईयर का ही प्रोविज़न करेंगे, लेस देन 1 ईयर ही बचा है। लेस देन 1 ईयर पे कितना % प्रोविज़न करेंगे? 2% प्रोविज़न करेंगे। तो 40,000 जो है ना, ये साल का आखिरी को जो 40,000 का माल बेचे तो वो 1 साल हो गया, उसका भी बस 1 साल ही बचा है, तो उस पर 2% प्रोविज़न करेंगे। प्लस ये जो आपने 19 जैन को बेचा था, इसका तो 1 ईयर भी नहीं हुआ, इसका तो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं, इसका मतलब मोर देन 1 ईयर है। तो इस पे 3% प्रोविज़न करेंगे, 25,000 के ऊपर 3% प्रोविज़न करेंगे, समझे। तो कितना प्रोविज़न करोगे? तो 40,000 के ऊपर 2%, 40,000 के ऊपर 2%, 800 रुपये इसका प्रोविज़न करेंगे,
और इतना होने का चांस है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अपना, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, हमने पास्ट में जो गुड्स सोल्ड किया उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो 25,000 के ऊपर 3%, 25,000 के ऊपर 3%, आंसर 750। तो कितना हम प्रोविजन करेंगे? देखो याद है ना, प्रोविजन कब करते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट। आउटफ्लो होने वाला है और एस्टिमेट भी कर सकते हैं रिलायबल। तो 800 प्लस 750 इतना का प्रोविजन करेंगे, 1550 का। बोलो समझा? देखो नीचे लिखा होगा, हमने बराबर बोला लेकिन आप मानने के लिए तैयारी नहीं। 1550 का हम प्रोविजन करेंगे, समझे? तो चलो अभी 31 मार्च 2013 को कितना प्रोविजन करेंगे? सेम वही लॉजिक। जब हम 31 मार्च 2013 में होंगे, सुन रहे हैं, जब हम 31 मार्च 2013 में होंगे तो बेटा पहला वाला बिल का तो हो गया, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 13 मतलब 19 जैन 2013 को उसका 1 ईयर 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया। तो इसका 31 मार्च 2013 को ये ख़त्म हो गया, इसका वारंटी ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं 29 जैन से लेके 29 जैन 2013 तक, हाँ इसका 1 साल हो गया, तो इसका लेस देन 1 ईयर बचा है। तो जो लेस देन 1 ईयर बचा है 25,000 के ऊपर कितना प्रोविजन करेंगे? लेस देन 1 ईयर 2% प्रोविजन करेंगे। 25,000 के ऊपर 2% प्रोविजन करेंगे। और जो अभी गरम बेचा अक्टूबर में, उसका तो 1 साल भी नहीं हुआ, इसका मोर देन 1 ईयर बचा है 90,000। तो 90,000 के ऊपर 3% प्रोविजन करेंगे, समझे? तो आंसर आएगा 25,000 के ऊपर 2% निकालोगे तो 500 आएगा, और 90,000 के ऊपर 3% निकालोगे तो 2,700 आएगा। तो व्हाट इज़ द टोटल प्रोविजन टू बी मेड ऑन 31 मार्च 2013? 3,200 का प्रोविजन करना चाहिए आज तक। अभी ये पूछ रहा है कि बताओ फिर कितना प्रोविजन करेंगे, वो बता दिया। आपको बताना है कितना अमाउंट डेबिट होगा प्रॉफिट लॉस में। तो सुनो, प्रोविजन क्यूमुलेटिव जमा होता है, प्रोविजन क्यूमुलेटिव जमा होता है। तो ओपनिंग प्रोविजन देखो यहाँ पे, ओपनिंग प्रोविजन 3,200, ये क्लोजिंग प्रोविजन अभी निकाला ना, क्लोजिंग प्रोविजन 3,200 करना है, क्लोजिंग प्रोविजन 3,200 करना है। लेकिन ऑलरेडी ओपनिंग वाला पिछला साल का ये साल आएगा, ओपनिंग ऑलरेडी इतना किया है, 1550 ऑलरेडी इतना किया हुआ है। तो हम कितना प्रोविजन करेंगे ये साल एक्स्ट्रा? कितना एक्स्ट्रा करना है? प्लस और माइनस और प्रॉफिट लॉस में घुमा देंगे, तो इतना और इतना डेबिट करेंगे 1650 का। नो प्रोविजन विल बी कंप्यूटर फॉर 2013 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल 40 अब, क्योंकि बराबर उसका वारंटी खत्म हो गया, समझे? देख लो वापस वीडियो को फिर से। उन्होंने बोला था कंप्यूट द प्रोविजन, तो 2012 और 13 का प्रोविजन इतना करेंगे हम लोग, ये तो आपको समझा दिया मैंने। फिर बोलता है बताओ कितना डेबिट करोगे प्रॉफिट लॉस में? तो डेबिट कैसे करेंगे? क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग वाला प्रोविजन, तो डिफरेंस विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अभी। ये जो 4 वाला क्वेश्चन देखते क्या सिचुएशन है, सेम वही वाला इन्फ्रिजमेंट, मतलब कॉपी किया किसी का। आजकल नहीं कि यूट्यूब पे कॉपी करते कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, वैसी। क्वेश्चन नंबर 4, W Limited is a dispute involving allegation of infringement of the patent by the competitor of the company who is seeking damage। तो कंप्यूटर हमारा क्या है, वो डैमेज मांग रहा है। वो बोल रहा है आपने हमारा पेटेंट कॉपी किया, सीकिंग डैमेज ह्यूज 1,000 लाख, बाप रे। तो डायरेक्टर का कहना है कि डायरेक्टर बोलता है कि हमने वो बात कर लिया सक्सेसफुली, हम लोग उस मैटर को सॉल्व कर दिया, स्टॉप कर दिए, वो कोर्ट मैटर नहीं जाएगा। हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन? सेम वही, इन द गिवन के लिटिगेशन इज इन प्रोसेस, ये लिख के देंगे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। देयरफॉर द कंपनी शुड नॉट डिस्क्लोज द सेम अस अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। लेकिन क्या बोलता है, द फॉलोइंग नोट्स इन दिस रिगार्ड इज गिवन द एनुअल अकाउंट। एनुअल अकाउंट में सब बात बताएंगे, इसी को कर लेना। क्योंकि जब वो केस को स्टॉप कर दिए, सब सॉल्व हो गया, तो किस बात का लायबिलिटी तब लिखते जब आगे देने वाला प्रोबेबल वो रिमोट नहीं है, तभी हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी करते, देना पड़ सकता है। जब ये बोल रहे हैं कि हमने सॉल्व कर दिया है, वो मैटर उसको स्टॉप कर दिया है, आगे नहीं जाएगा, फिर कहेगा बस आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो ये सही आंसर है, सुन रहे ना? देयरफॉर उसके जगह पे ये वाला सही है। तो देयरफॉर कंपनी विल नॉट डिस्क्लोज द सेम एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ऊपर से पढ़ ले, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो द रिसोर्स इम्पोर्टिंग इज रिमोट।
ठीक है ना। अगर रिमोट नहीं रहेगा तो ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं, समझे ना। रिमोट नहीं रहेगा तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिसोर्स इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट इन द गिवन सिचुएशन। देख रहे हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो द रिसोर्स इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। वो रिमोट है। अरे कुछ समझा ना समझा, रिमोट तो समझा ना। आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स, आउटफ्लो द रिसोर्स रिमोट है, मतलब पैसा नहीं जाने वाला है, चिंता मत करो। इन द गिवन केस द डायरेक्टर द कंपनी का कहना है कि हमने उस केस को स्टॉप कर दिया है, सक्सेसफुली रीस्टेटेड बाय द कंपनी, देयरफॉर इसको कॉन्टिजेंट बोलना गलत होगा। तो ये बात आपको क्या करना है, एनुअल अकाउंट में बता देना। फॉलोइंग नोट लिखते हैं ना, नोट, तो वहाँ नोट लिख देना है। जब आप बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हैं, नोट टू द अकाउंट, बाद में एक्स्ट्रा कुछ और बातें रहता है डिस्क्लोजर जैसा। तो लिटिगेशन इज द प्रोसेस अगेंस्ट विच, ये पूरा बात बता देना आपको। सुन रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छाप देना। ये किसने बोला वो भी ना, उनका भी नाम बता देना ना, इल्जाम सब उन्हीं के ऊपर ढकल देना। ठीक है, तो ये सही आंसर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अभी हम लोग। एस लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विस टू द क्लाइंट। इन अप्रैल 2014-15 द गवर्नमेंट सेटअप ए कमीशन टू डिसाइड अबाउट द पे रिवीजन। गवर्नमेंट एक कमीशन बिठाया है उनको टू डिसाइड अबाउट द पे रिवीजन। द पे विल रिवाइज विथ रेस्पेक्ट ऑन 1 जनवरी 2012 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। वो कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बोलती है कि रिवाइज विथ इफेक्ट फ्रॉम, रिवाइज कब से होगा, 1 जनवरी 2012 से। कंपनी में एक प्रोविजन ऑफ 1250 लाख फॉर पे रिवीजन फॉर द फाइनेंशियल 14-15 ऑन एस्टिमेट बेसिस as the report of the commission is yet to come as per the contract with the client on the cost plus job। cost plus job, ये देखो cost plus job वाला है, मतलब मेरा जितना खर्चा आएगा प्लस प्रॉफिट चाहिए। AS7 में पढ़े थे। द बिलिंग इज डन ऑन द एक्चुअल पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय एंड एलोकेशन टू जॉब बेस्ड ऑन आवर वर्क। तो अगर वो रिट्रोस्पेक्टिव चेंज होने वाला है, कब से चेंज होने वाला है, 1 जनवरी 2012 से चेंज होने वाला है। 2012 से हमें फिर से जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा पगार देना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन कमीशन द कंपनी ने प्रोविजन कर दिया है 14-15 में। द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन द कंपनी मेक अ प्रोविजन ऑफ 1250 लाख टू पे रिविजन ऑन 14-15 ऑन एस्टिमेट बेसिस। तो क्या करें, तो सिंपल आंसर पहला, तो जितना भी आप दोगे, किस बात का प्रोविजन करना, जितना भी आप दोगे वो आप दूसरे से वसूल करने वाले हो, है ना, क्योंकि कॉस्ट प्लस जॉब वाला है। तो आपका तो कोई खर्चा है ही नहीं, सीधा सीधा आप तो किसी और से वसूल कर लोगे प्रॉफिट डाल के। बिलिंग किसका बेस पे करोगे, एक्चुअल पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय एंड एलोकेशन द जॉब। तो आ जाओ आंसर पढ़ते हैं। द कंपनी डिस्क्लोज किया है कि सैलरी ए बेनिफिट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ 1250 इन रेस्पेक्ट ऑफ पे रिवीजन। द अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम द रीइंबर्सेबल जॉब विल बी बिल्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सैलरी जो देने वाले ना कंपनी 1250 रिट्रोस्पेक्टिव वो लिखे वो लोग ने, और बोलता है ये हम दूसरे से रीइंबर्स कर लेंगे बिल में। द अकाउंटेंट फील दैट द कंपनी वुड ऑल्सो बुक। अकाउंटेंट क्या बोलता है, 1250 हमें देना है और 1250 हम कॉन्ट्रैक्टी से ले लेंगे। तो अकाउंटेंट बोलता है कि हमने प्रोविज़न कर दिया है, और ये भी लिखना चाहिए कि जो लेना है ना क्लाइंट से वो भी लिखना चाहिए। अकाउंटेंट फील दैट द कंपनी शुड ऑल्सो बुक 1250 इन द पीनल अकाउंट। मतलब ड्राइंग कुछ इस तरीके से, जो भी कंपनी है वो उनको देना है, सैलरी वगैरह देना है, सैलरी का प्रोविज़न किए, सुने ना, प्रोविज़न कर रहे हैं वो लोग, बोलते हैं प्रोविज़न करेंगे, हमें देना है कितना 1250 देना, तो उसका हम प्रोविज़न करेंगे। और बोलता है जितना हमें लेना है ना उसको एसेट ट्रीट करने का, ऐसा अकाउंटेंट बोलता है। किससे, क्लाइंट से लेना है, क्लाइंट से लेना 1250 की कॉस्ट प्लस है। तो क्वेश्चन अदरवाइज नहीं करेंगे तो हमने वायलेट कर दिया मैचिंग कंसेप्ट और अंडरस्टेट द प्रॉफिट। कमेंट ऑन द ओपिनियन द अकाउंटेंट, आपको बताना है अकाउंटेंट सही है। अकाउंटेंट का कहना है कि हमने प्रोविज़न लिख दिया है, सुन रहे हैं, अकाउंटेंट बोलता है कि हमने प्रोविज़न लिख दिया है और हमें ना वो रिसीवेबल भी दिखाना चाहिए, क्लाइंट से लेना है। तो आ जाओ आंसर 20, ये इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर एक्चुअली क्या होता है, पढ़ते हैं।
व्हेन सम ऑफ द, ये ऊपर का रामायण है, आंसर पढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, जो सैलरी पे करने वाला 1250 लाख विल बी अल्टीमेट कलेक्टेड, बराबर नहीं? ये बात देखो, आप जितना आप पे करने वाला दूसरे से कलेक्ट कर लेने वाले हो, तो किस बात का प्रोविजन कर रहे हो? द प्रोविजन ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय 1250 विल बी अल्टीमेटली कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स में लिखा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, थस द लायबिलिटी 1250 इज मैच विद द काउंटर क्लेम फॉर द क्लाइंट। वो मैच हो जाएगा ना, 1250 मैं दूंगा, 1250 मुझे क्लाइंट से ले लेंगे हम लोग। हेंस प्रोविजन फॉर सैलरी शुड बी मैच विद द रीइंबर्समेंट एसेट क्लेम फॉर द इट अपीयर दैट द होल अमाउंट, ये देखो अगर पूरा अमाउंट इट अपीयर, कहाँ गया ये, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट अपीयर दैट द पूरा अमाउंट 1250 रिकवर फ्रॉम द क्लाइंट, देयर इज नो प्रोविजन और सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट द कलेक्शन, हेंस नो चेंज इन द प्रॉफिट लॉस शुड बी मेड, नो चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस, कोई भी आपको प्रोविजन नहीं करना, क्योंकि बेटा जितना भी आप दोगे उतना दूसरे से ले लोगे, तो किस बात का प्रोविजन शो कर रहे हो? द ओपिनियन ऑफ द अकाउंटेंट रिगार्डिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम ऑफ 1250 इज नॉट एज पर AS 29 एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस विल नॉट बी फॉलोड। याद है ना, प्रूडेंस क्या बोलता है? एसेट्स कम से कम शो करो, एसेट्स कम शो करो, लाइबिलिटी ज़्यादा शो करो। तो इनकम शो करना गलत होगा, इनकम नहीं लिखा तभी चलता, लेकिन लाइबिलिटी लिखना है। और बोलता है द ओपिनियन ऑफ द अकाउंटेंट रिगार्डिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम ऑफ 1250 इज नॉट एज पर AS 29 एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस विल ऑल्सो नॉट बी फॉलोड इफ द 1250 रिकॉग्नाइजेस इनकम। 1250 इज नॉट अ रेवेन्यू एट अ प्रेजेंट बट ओनली रीइंबर्समेंट। देखो आंसर बोला, 1250 है ना, ये कोई इनकम नहीं है, केवल रीइंबर्समेंट है, तो उसको इनकम कैसे बोल सकते हो? 1250 lakh is not a revenue at present but only reimbursement of the claim for which asset is created. However, the accountant is correct to the extent that अगर वो नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टेट होगा, तो क्या करेंगे? टू अवॉइड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सीधा सब खुश रहे, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोविजन नेट शो करने का। क्या शो करने का? नेट। अगर आपको कुछ देना है तो आप नेट शो करो, याद करो, पढ़े थे। आगे बढ़े तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा किया? 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। आंसर द फॉलोइंग, एग्जाम क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोविजन क्या होता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कॉन्टिजेंट डिफाइन, ये स्पेस 29 के सब प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कॉन्टिजेंट एसेट्स और प्रोविजन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद करके चले जाना। और आपको मैं ड्राइंग की तो समझाता प्रोविजन क्या होता है, वही लिख सकते हो। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, एक लायबिलिटी है विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय सब्सटेंस डिग्री ऑफ एस्टिमेट। अगर वो भी भूल जाए तो याद रखो, मैंने बताया था प्रोविजन कब करते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो एंड रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो तो प्रोविजन करेंगे। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी में अमाउंट सर्टन होता है, सर्टन देना ही देना है। द लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन विच द एंटरप्राइज हैज टू पे टू सम पार्टी बेस्ड ऑन द सम कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ट्रेडिंग अरेंजमेंट विद इन सम स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम पीरियड। सो देयर इज ए कंसिडर अमाउंट पेएबल, पक्का आपको देना ही देना है, अमाउंट सर्टन होता है, मालूम है ना। लायबिलिटी में अमाउंट सर्टन होता है, प्रोविजन में अमाउंट सर्टन नहीं होता, हम लोग रिलायबल एस्टिमेट करते हैं। फर्क यही है लायबिलिटी और प्रोविजन में। कॉन्टिजेंट एसेट्स, फ्यूचर में कोई एसेट्स हमें मिलने वाला है ना, तो कॉन्टिजेंट एसेट इज नॉट पॉसिबल एसेट दैट अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। इसे पॉसिबल एसेट्स हो मिल सकता है हमको, पॉसिबल एसेट अराइजिंग, जैसे नहीं क्या पॉसिबल लायबिलिटी बोलते हैं, तो पॉसिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म ओनली ऑन द ऑकरेंस और नॉन, मतलब मिल भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर है, और जो अनसर्टन है, वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेस। जैसा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है ना, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, वैसे कॉन्टिजेंट एसेट होता है, हमें मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो कॉन्टिजेंट एसेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लें। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज द ऑब्लिगेशन ऑफ आउटफ्लो द रिसोर्स, पैसा जाने वाला है, क्या होने वाला? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स दैट इज प्रोबेबल एंड रिलायबल।
ठीक है, प्रोबेबल एंड रिलायबल, इट इज एस्टिमेट दैट द अमाउंट इज पेबल इज द प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है ना, दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वही है जहाँ पर प्रोबेबल है और रिलायबल आप मेजर कर सकते हो, आपको पैसा देना ही देना है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखना, प्रोविजन, लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट्स और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। 6 वही वाला पॉइंट है, देखो फिर से वो नहीं क्या कॉपी किया आपने, कॉम्पिटिटर ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस किया और बाद में डायरेक्टर कहना है कंपनी ने वो मैटर को स्टॉप कर दिया, कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो बता देना यहाँ पर क्या बताएंगे आप, पहला बता देना प्रोविजन क्या होता है, एस्टिमेट प्रोबेबल आउटफ्लो इन द कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन इन नॉर्मल, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इन द गिवन इंस्टेंस, द डायरेक्टर द कंपनी ओपिनियन द क्लेम इज सक्सेसफुल रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, देयर इज नो आउटफ्लो, द कंपनी विल डिस्क्लोज द सेम एज ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बाय वो नोट टू द अकाउंट। कभी बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नोट लिखना है, बस सुन रहे ना, नोट लिखने में कोई इशू नहीं जाता है, तो नोट लिख देना आपको, कंपनी डिस्क्लोज द सेम एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बाय फॉलोइंग नोट। तो लिटिगेशन इज अ प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी रिलेटेड टू द डिस्प्यूट। अभी वो डायरेक्टर बोलते हैं कंपनी ने उस मैटर को स्टॉप कर दिया आगे प्रोसीड करने में, हाँ सक्सेसफुली। द लिटिगेशन इज अ प्रोसेस अगेंस्ट द कंपनी रिजल्ट इन डिस्प्यूट विद द कॉम्पिटिटर हु एलिज द कॉम्पिटिटर हैज इन्फ्रिंजमेंट द पेटेंट, कंपनी हैज इन्फ्रिंज्ड द पेटेंट, कॉपी किया पेटेंट एंड इज सीकिंग डैमेज, देयरफॉर नहीं इसको सॉल्व नहीं किया क्या, रिस्टेटेड नहीं किया क्या, पढ़ो जरा। द डायरेक्टर XYZ इज इन डिस्प्यूट विद द कॉम्पिटिटर, द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग एलिगेशन ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटर फाइल इज सूट। अच्छा ये दूसरा है, वो रिस्टेटेड नहीं किया क्या, सॉरी रिस्टेटेड नहीं किया। तो इसमें क्या है, द डायरेक्टर का कहना, डायरेक्टर इज अ व्यू दैट क्लेम ऑफ सक्सेस रिस्टेटेड। अच्छा यहाँ पर भी तो लिखा है, वही तो लिखा है, सक्सेसफुली रिस्टेटेड लिखा है, देखो डायरेक्टर का कहना है, डायरेक्टर इज व्यू दैट द क्लेम ऑफ सक्सेसफुली रीस्टेटेड बाय द कंपनी, स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, ओके। तो डिस्क्लोज कर देना कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या एनुअल अकाउंट्स में नोट लिख देना, याद से लेकिन नोट लिखना है, ये बात है, कोई चीज़ छुपाना नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजन तो पक्का नहीं करेंगे, प्रोविजन हम नहीं करेंगे। litigation is in process against the company related to dispute with the competitor who alleges that the company has infringement the patent and seeking damage of 200 lakhs. However, director opinion the claim of success restated by the company. ये बात है आपको नोट लिख देना है, सुन रहे हैं, ये बात आपको नोट में लिख देना है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, 6 से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी हमने किया था वो इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7, अरे वो नहीं क्या वो बिल वाला था, प्रोविजन किया था 1 ईयर तक, अगर 1 ईयर तक का अभी पीरियड बचा है तो 2%, मोर देन 1 ईयर तो 3% प्रोविजन करेंगे। सेम नवंबर 19 में आ चुका, इजी है, सेम आंसर वही करने का है। चलो ये कौन सा था, तो सेम रिपीटेटिव है, आप कर सकते हो, देख लो 7, ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट, तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, ये कब आया था, नवंबर 20 में आ चुका है। विथ रेफरेंस टू एज 20, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इन द एनुअल अकाउंट, क्या करोगे। कंपनी ऑपरेट ऑफशोर ऑयल फील्ड, ऑफशोर ऑयल फील्ड समझते हैं ना, वो नहीं कि जो तेल निकालते, ऑयल निकालते हैं समुद्र में जाके, पाइप से नहीं खींचते, मुंह में लगा के नहीं खींचते, उसके लिए क्या करते हैं, समुद्र के बीचों बीच जाके प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने, ड्रिल मारने का मशीनरी को सामने मेरे बैकग्राउंड में, तो वो जो मशीन हम फिट करते हैं जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किस बात का किया, पढ़ो, कंपनी ऑपरेट एन ऑफशोर ऑयल फील्ड विच वेयर इट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट रिक्वायर दैट इट विल रिमूव द ऑयल रिग, इट विल रिमूव, कंपनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया, इट विल रिमूव द ऑयल रिग, रिमूव द ऑयल रिंग एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिस्टोर द सी बेल्ट। मतलब हम इस ये जो फिट की है ना, हम इसको रिमूव करेंगे और सी बेल्ट को फिर से नॉर्मल कर देंगे, ठीक है ना, जितना भी खड्डा वड्डा खना रहेगा उसको फिर से फिल कर देंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना ही, कंपनी ऑपरेट ऑफशोर ऑयल फील्ड वेरी लाइसेंस एग्रीमेंट रिक्वायर दैट रिमूवल ऑयल रिग, ऑयल रिग इसी को बोलते हैं, इसको हटाओ पूरा निकालो, उसका पार्ट सब अलग करो। 85% ऑफ द 85% जो कॉन्ट्रैक्ट है, 85% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट रिलेटेड टू रिमूवल, मतलब इसका जो निकालने का जो खर्चा वगैरह है ना 85% यही है, यही 85% है बोलता है, समझे ना, इसको और निकालना पूरा,
रिमूव करने का खर्चा 85% है एट द 15% एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल का है, 50% अरेसिंग थ्रू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल, ऑयल निकालने के बाद वो जो बाकी लाइबिलिटी हो सकता है। पढ़ो आप इस 85% ऑफ द खर्चा इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ द ऑयल रिग एंड रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कॉज बाय बिल्डिंग इट and 15% arising from the extracting of the oil at the balance sheet rig has constructed। ये देखो बेटा, बैलेंस शीट डेट को rig कंस्ट्रक्ट कर दिया, rig कंस्ट्रक्ट कर दिया, बट नो ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। गोल्डन वर्ड समझ में आ रहा है? अगर rig कंस्ट्रक्ट कर दिए और rig अगर कंस्ट्रक्ट कर दिए तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट डेट के दिन आपके पास आपका ऑब्लिगेशन है, क्योंकि एक बार लग गया तो निकालना तो है ही, लेकिन ऑयल अभी तक नहीं निकाला है, तो ऑयल अभी तक एक्सटेंड नहीं किया, तो 15% लाइबिलिटी, अभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आज बैलेंस शीट डेट को आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं, बैलेंस शीट डेट को एक ऑब्लिगेशन अराइज हो गया 85% का। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट डेट को, कौन सा डेट को? बैलेंस शीट डेट को ये लाइबिलिटी अराइज हो गया कि 85% हमें करना ही पड़ेगा। तो आंसर, तो प्रोविजन उसी करेंगे, किसका करेंगे? 85% का। A contract of oil create an obligation under the terms of the license, removal, restore, blah blah. At the balance sheet date there is no obligation। देखो, no obligation to rectify the damage that is caused in extraction or an outflow the resource embodying economic benefit in settle is। तो as a provision है, देखो, provision is recognized for the best estimate of the 85% eventual cost that relate to the removal of the oil rig and restoration of the डैमेज कॉस्ट ऑन द बिल्डिंग। thus दिस कॉस्ट इज इंक्लूड इन द पास। तो 85% का ही हम प्रोविजन करेंगे। बेस्ट एस्टिमेट रिलायबल। हाउएवर देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रेक्टिफाई द डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय एक्सट्रैक्शन द ऑयल, क्योंकि ऑयल अभी तक एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया है। नो प्रोविजन इज रिक्वायर फॉर दैट 15%। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अभी आज का डेट में 85% ही लाइबिलिटी है आपका, तो उसी का हम प्रोविजन करेंगे, क्योंकि जितना भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किया है 85% उसको निकालना है। तो अगर वो बन गया है तो उसको निकालना ही है। तो बैलेंस शीट डेट को आपका ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो एंड रिलायबल एस्टिमेट हम करेंगे, बेस्ट एस्टिमेट यस, तो हम प्रोविजन कर देंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन। Government introduced number of changes to the taxation law. As a result of these changes, the companies need to train, कंपनी को ट्रेन करना पड़ेगा। चेंजेस किया, अमेंडमेंट किया, तो कंपनी will need to train the large portion of the accountant and legal workforce in order to ensure continuous compliance with the tax requirement. And balance sheet there is no retraining of the staff has taken place at the balance sheet। अभी कोई retraining of the staff हुआ नहीं है। ठीक है, तो आंसर काय के लिए प्रोविजन करेंगे? सुनो, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। द प्रोविजन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोविजन इज मीट। प्रोविजन का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए ना। द रिस्टोरेशन द प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट, और ये देखो एक वर्ड याद रखो, ये लिख के दिया था, रिस्टोरेशन ऑफ प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट और रिट्रेनिंग और रीलोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग स्टाफ, वो प्रोविजन में नहीं आता है। The expenditure of training the staff related to further conduct of the business and no liability for restraint balance sheet date. Such expenditure are recognized on the same basis as they arose independently of the restated. As in balance sheet there is no such expenditure has been incurred, hence no provision. No such expenditure is incurred, no provision करने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा वो सब फ्यूचर में होने वाला है ना। The expenditure for training the staff related to future conduct of the business and फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का कंडक्ट, देखो ट्रेनिंग हम आगे के लिए वो प्लानिंग बना रहे गवर्नमेंट के, आगे सब आपको ट्रेन वगैरह करना पड़ेगा। तो आज का डेट में बैलेंस शीट डेट को कोई लाइबिलिटी नहीं है ना, हम ये बोल रहे हैं सीधा सीधा आपको, बैलेंस शीट डेट को कोई लाइबिलिटी, नो लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट डेट। Such expenditure are recognized on the same basis as they are independently of restricting, फ्यूचर में सब करेंगे simultaneously. As in balance sheet no such expenditure is being incurred, hence no provision is required। ठीक है, तो यहाँ तक कर गया, बाकी हम और एडिशनल क्वेश्चन करते हैं। 8 तक तो हमने कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ XYZ, ये बहुत बार आ चुका है, CA फाइनल लेवल में आ चुका है। ठीक है, ज़्यादातर तो, और बाद में CA इंटर में नवंबर 17 में। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 31 मार्च। 25 केस आपके ऊपर है,
तभी भी आप दांत निकाल रहे हैं। XYZ के ऊपर 25 केस है विच हैज नॉट सेटल टिल द डेट ऑफ द अकाउंट बाय द बोर्ड डायरेक्टर, अप्रूव बाय द, जब अप्रूव किया तब तक सेटल नहीं हुआ। 25 केस आपके पास लाइव चल रहा है, द पॉसिबल आउटफ्लो दिया है, तो ये रहा 25 केस, 7 केस इधर, नेक्स्ट 12 केस इधर और रिमेनिंग 6 केस इधर, सब मिला के 25 हो गया। तो बोलता है पहला जो 7 केस है उसमें जीतने का चांस है, सुने, जीतने का चांस है 100%, विन लिखा है ना, विन, तो उसका कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 12 केस में जीतने का चांस 60% है, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी किसका करते हैं, अप टू 50%, हाँ क्या 50% और लेस देन इक्वल टू 50% का ही प्रोविजन करते हैं। डैमेज देना पड़ सकता है, लो डैमेज और हाई डैमेज, तो 30% चांस है, 30% चांस है हारने का, लो डैमेज देने का, 10% चांस है हाई डैमेज देने का, तो इसका हमें प्रोविजन करेंगे। रिमेनिंग 7 केस जीतने का चांस 50% है, लेकिन जो डैमेज देने का चांस है वो 35%, 50% और लेस देन इक्वल टू 50% है, तो प्रोविजन करते हैं। तो चलो ध्यान देना प्रोविजन कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का। तो सुनो, पहला एक्सपेक्टेड लॉस साइड में कर दूं क्या, मैं बीच में तो नहीं आ रहा, हाँ चलो ऊपर ही करता हूँ, ठीक है ना, आपको सामने सामने दिखाई दे। तो सुनो, एक्सपेक्टेड लॉस इन नेक्स्ट 12 केस में लॉस कितना होगा एक्सपेक्टेड, हम अमाउंट को मेजर करते हैं, ध्यान देना। तो बोलता है जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख उस वो पूरा देने का जरूरत नहीं, 30% चांस है, 30% चांस है, तो 30% तो चांस है ना, प्लस ये जो 2.5 लाख है उसका कितना चांस है, 2.5 लाख का 10% चांस है पे करने का, तो 1.5 लाख पूरा नहीं देना पड़ेगा, 1.5 लाख का 30% देना पड़ सकता है, ठीक है। तो 2.5 लाख का 10%, लेकिन ये तो एक केस का हो गया, ऐसा कितना केस है, इंटू 12 केस, इसको सॉल्व करते हैं, कैलसी ले लो। 1.5 लाख का 30%, आंसर 45,000, और 2.5 लाख का 10%, 2 लाख का 25,000 आएगा, 10 कम, 25,000, तो 45,000 प्लस 25,000 आंसर आता है 70,000, है ना, 70,000 और बाद में इंटू 12 कर देंगे, तो इंटू 12 आंसर आता है 8,40,000। मतलब यहाँ पर कितना हमें देना पड़ सकता है फ्यूचर में, 8,40,000। अभी नेक्स्ट करते हैं एक्सपेक्टेड लॉस, एकदम इजी है, एक्सपेक्टेड लॉस इन रिमेनिंग 6 केसेस। सो 6 केसेस का स्टेटस चेक कर लेते हैं, 6 केसेस का, तो पढ़ते हैं। देखो, लो डैमेज देना पड़ सकता है 35% प्रोबेबिलिटी, तो 1,25,000 इंटू 35% निकालने का, प्लस 3 लाख लॉस है, 3 लाख, और उसका चांस कितना होने का, 15% चांस होने का, तो 15% प्रोबेबिलिटी है। ये तो एक केस का हो गया, ऐसा कितना केस है, ऐसा कितना केस है बेटा, ऐसा 6 केस है। तो सॉल्व करते हैं, 1,25,000 इंटू 35% चांस है, मतलब इतना देना पड़ सकता है 43,750, प्लस 3 लाख के ऊपर 15% चांस है, तो 45,000, ये तो एक केस का हो गया, इंटू ऐसा 6 केस का कितना, तो 43,750 प्लस 45,000 इंटू 6, आंसर 5,32,500। तो क्वेश्चन ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितना शो करेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मैं साइड में लिख रहा हूँ, तो देयरफॉर टोटल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो आपको नोट करना है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कितना शो करना, दोनों प्लस कर दो, 8,40,000 प्लस 5,32,500, इतना आपको करना है। प्रोबेबल है ना, और जो प्रोबेबल होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल, अरे यार समझा है ना, प्रोबेबल, तो इसी का हम प्रोविजन करेंगे अप टू 50% इक्वल टू 50%, हाँ क्या 10 to 50% तक रहेगा, तो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन करेंगे, कितना करेंगे, 13,72,500, समझ में आया, इतने का प्रोविजन करेंगे, एज्यूम करता हूँ समझा। चलो बाय बाय। कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं AS 29 के ऊपर।
तो एज्यूम करता हूँ जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से आपको याद है। टेक्निक ये रहा AS29 का जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो क्या क्या बातें ध्यान देने का, सबसे पहला वापस एक बार रिकॉल कर देता हूँ, फिर देखना इसके बेस पे आपको सॉल्व करने को जम रहा है कि नहीं। पहला ये याद रखना, ठीक है, ये तो मेन है बेटा। 0 to 10% रिमोट होता है, वेरी स्मॉल चांस उसको उस लाइबिलिटी को होने का, तो प्रोविजन भी नहीं करने, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं करने का। अप टू 50% या लेस देन 50% रहेगा तो क्या करोगे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर करना है। क्या करना है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर करना है। अप टू 50% लेस देन 50% पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है। और 50% से ज़्यादा है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपको प्रोविजन करना है, ठीक है। तो इसी का ध्यान में रखते हुए तो पहला आप वो कर लेना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कौन सा करोगे, प्रोविजन कब करोगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो पैसा जाने वाला है और रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो तभी आप प्रोविजन करोगे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 3 केस में करते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन लेस देन इक्वल टू 50% रहेगा तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और प्रेजेंट में मोर देन 50% लेकिन वो पैसा देना है, वो जाने वाला नहीं, पैसा नहीं जाने वाला है, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और पैसा कितना देना वही मालूम नहीं है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और समरी याद है, पॉइंट नंबर 4 कॉन्टिजेंट असेट्स प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं, कॉन्टिजेंट असेट कुछ भी नहीं करते हैं। रीइंबर्समेंट के बारे में क्या बताया, अगर कभी रीइंबर्समेंट होता है तो बी के नज़र सोचो तो रिसीवेबल असेट्स में शो करना, लेकिन वर्चुअल सर्टन होना चाहिए, 90 to 100% चांस है मिलने का, और प्रोविजन अलग शो करना, प्रॉफिट लॉस में नेट शो करना है, रिपीट नेट शो करना है। और प्रोविजन चेंज हो सकता है, ठीक है, हर साल रिव्यू करते रहना। और प्रोविजन का जो पैसा रहता है उसी काम के लिए यूज़ करना जिसके लिए आप जमा किए हो, ठीक है। उसी के बेस पे हमने प्रॉब्लम किया। अब हम करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम अ स्टडी मैट, ठीक है। ये मेरे नज़र में तो 9 तो आप कर लियो, ये आगे से, और ये और 10, तो 10 + 9 19 कर दिया मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम ईजी है, मज़ा आएगा। आपको ये डिसाइड करना है क्या करना है। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, a manufacturer give warranty at the time of the sale to purchase the product, purchase of its product. Manufacturer give warranty at the time of sale to purchasers of its product under the warranty दिए थे। terms of the contract for sale the manufacturer undertake to make the good by repairs and replacement। जब उन्होंने दिया था तो बोले थे कुछ ख़राब होगा तो रिपेयर करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहेगा तो 3 साल के अंदर वो भी बदल के देंगे, करके देंगे। पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है, पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ प्रोबेबल दैट देयर आर सम, पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि देयर इज सम क्लेम अंडर वारंटी। तो क्या करें, अभी जो हम सेल कर रहे हैं कितना प्रोविजन करें, तो बोलता है वही पास्ट एस्टिमेट से अपन बेस्ट, क्योंकि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ये आंसर है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या, यस सर, ऑब्लिगेशन इवेंट इज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जब तुम सेल करते हो वारंटी वाला तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है आपका, लेकिन प्रोविजन कितना करे, बेस्ड ऑन द पास्ट को देखो कितना चांस होता था, कितना % चांस होता था कि रिटर्न आता था, रिपेयर करना पड़ता था, उतना ही प्रोविजन अभी भी करेंगे, समझे। तो जो आंसर है उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँ, क्वेश्चन को वैल्यू से चलेगा ना। पास से पता चला है कि देयर आर सम क्लेम अंडर वारंटी, तो ये रहा आंसर। तो पहला तो सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर वारंटी आपका ऑब्लिगेशन हो गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जैसी मैंने बेचा वादा किया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब इसी का प्रोबेबल दैट वारंटी एज ए होल बरोबर है, तो प्रोविजन हम करें, प्रोविजन इज रिक्वायर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड अंडर वारंटी प्रोडक्ट सोल्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। समझा, क्वेश्चन नंबर 1 समझा। जो भी वारंटी वाला कंपनी जो वारंटी देती है ना, वो लोग को कंपलसरी प्रोविजन करना बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, पास्ट में कैसा होता था उस हिसाब से करंट में भी हम प्रोविजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंटामिनेटेड लैंड, जमीन खराब कर दिया। एंटरप्राइजेस इज ए ऑयल इंडस्ट्रीज केस,
कंटामिनेशन बट डज नॉट क्लीन अप बिकॉज देर इज नो लॉ। हाँ, कोई लॉ नहीं था साफ करने के लिए, साफ सफाई, बस गंदगी फैलाओ। द इंटरप्राइजेस हैज बीन कंटामिनेटेड लैंड फॉर 7 साल से गंदगी फैला रहे थे। आजकल दिखते हैं ना इंडस्ट्रियल लोग पूरा सत्यानाश कर देते हैं। ऑन 31 मार्च इट इज वर्चुअल सर्टन दैट लॉ रिक्वायर क्लीन अप द लैंड ऑलरेडी कंटामिनेटेड। जो ऑलरेडी गंदगी फैला दी हो उसको क्लीन करने के लिए लॉ आ गया है। वर्चुअल 100% आएगा। वर्चुअल सर्टन दैट law require clean up the land contaminated will be enacted shortly after the year end। तो क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? यस सर, आ जाओ ग्रीन से पढ़ते हैं। द ऑब्लिगेशन इवेंट इज द कंटेमिनेशन। बराबर, तुमने गंदगी फैलाया तो ऑब्लिगेशन है आपका। जब गंदगी जो फैलाएगा वही साफ करेगा भैया जी। तो ऑब्लिगेशन इवेंट इज द कंटेमिनेटेड बिकॉज वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ द लेजर इज क्लीन अप। सर्टेनिटी होने वाला है, क्लियर है। वर्चुअल सर्टेनिटी याद है, 90 to 100% चांस होगा ही होगा। कुछ भी जैसे सवेरे सूरज उगेगा तो होगा ही होगा। आउटफ्लो द रिसोर्स प्रोबेबल, यस सर जाने वाला है, इसीलिए प्रोविजन कर देंगे। बेस्ट एस्टिमेट से हम प्रोविजन कर देंगे। उसको साफ करने का खर्चा कितना आएगा उसका हम प्रोविजन करना चाहिए, समझा? क्योंकि तुम गंदगी फैलाए हो तो साफ करना पड़ेगा, तो इसका हम प्रोविज़न करेंगे, समझा? तो यहाँ पर क्या मिला हमें? यहाँ पर प्रोविज़न करेंगे, यहाँ पर भी प्रोविज़न करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd, ऑफशोर ऑयल फील्ड एंटरप्राइज ऑपरेट ऑफशोर ऑयल फील्ड वाइल क्लीनिंग द वाइल लाइसेंस एग्रीमेंट रिक्वायर दैट द रिमूवल ऑयल रिग। ऑयल रिग समझते हैं ना, वो समुद्र के बीचों बीच नहीं क्या ये लगाते, प्लेटफॉर्म बनाते हैं ऑयल निकालने के लिए, ड्रिल मारने के लिए समुद्र के बीचों बीच। तो एक कंपनी क्या कॉन्ट्रैक्ट की है, एंटरप्राइज ऑपरेट है ऑफशोर ऑयल फील्ड वाइल, मैं पढ़ाया था ना उसके पहले, उसमें सेम ड्राइंग था ना वही वाला। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, रिक्वायर दैट रिमूवल ऑयल रिग एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिस्टोर द सी बेल्ट। 90% जो काम है ना इनका, 90% जो काम है इवैल्यूएट कॉस्ट रिमूवल ऑयल रिग और रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज कॉज बाय बिल्डिंग ऑन इट, एंड 10% जो है ऑयल से संबंधित है। एट द बैलेंस शीट डेट ये लोग ने केवल एट द बैलेंस शीट डेट ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। एक गोल्डन वर्ड बोला, एट द बैलेंस शीट डेट नो ऑयल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। तो 10% का तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ऑब्लिगेशन किसका है? ड्यूटी किसका है? अगर हमने फिट किया तो हमें उसको ये निकालना पड़ेगा, वो हमारा ऑब्लिगेशन है। तो ये रहा आंसर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑयल, द कंस्ट्रक्शन ऑयल रिग क्रिएट एन ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसको निकालना भी पड़ेगा, समझे? एंड रिस्टोर द सी बेल्ट इज ए ऑब्लिगेटरी इवेंट। अगर ऑब्लिगेटरी इवेंट है तो प्रोविजन कर दो 90% का। बेस्ट एस्टिमेट पढ़ा था हमने, ठीक है ना, समझ गया? प्रोविजन इज रिक्वायर फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द 90% ऑफ द इवेंचुअल कॉस्ट दैट रिक्वायर रिमूवल ऑफ द रिग एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज कॉस्ट टू द बिल्डिंग। समझ गए? तो इस केस में भी हमें प्रोविजन सीखने को मिला, प्रोविजन करेंगे। नेक्स्ट, रिफंड पॉलिसी। ए रिटेल स्टोर नहीं क्या, जो आजकल छोटे दुकान बिकान होते हैं वो बोलते हैं गारंटी देते, खराब रहे तो पैसा वापस। रिफंड पॉलिसी, तो रिटेल स्टोर हैज़ अ पॉलिसी और रिफंडिंग परचेसर फॉर डिससेट। अगर आप हमारा प्रोडक्ट से खुश नहीं तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे, इवन तो इट इज़ अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन। इट्स पॉलिसी टू मेक रिफंड इज जनरली नोन। तो आ जाओ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? यस सर, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना। द ऑब्लिगेशन इवेंट इज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे तुम सेल कर दिए, तुमने वादा किया था खराब रहेगा तो वापस कर देंगे, मतलब कैल्सी लेके जाओ 500 रुपये का, अगर अच्छा खुश नहीं है तो हमको वापस कर देना, आपको 500 रुपये वापस मिल जाएगा। तो बेटा जी जैसे तुम सेल कर दिया ऑब्लिगेशन हो गया आपका, वो कभी भी आएगा, वो आदमी कभी भी आएगा। ऑब्लिगेशन इवन इज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे तुम सेल किया ऑब्लिगेशन हो गया, ड्यूटी चालू हो गया आपका। विच गिव राइज टू ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑब्लिगेशन ऑल्सो अराइज फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। कस्टम डिजायर में गुड अच्छा रिलेशन करने के लिए रखते हैं। द आउटफ्लो प्रोबेबल है ना, तो प्रोविजन करना है आपको। बेस्ट एस्टिमेट, ये एस्टिमेट किसका बेस पे? पास को देख के, पास में अगर देखें कितना ऐसा रिटर्न आता है अकॉर्डिंगली उतना का प्रोविजन करेंगे। ऑलरेडी पढ़ लिया था ना, वारंटी वाले सेम है। लीगल रिक्वायरमेंट टू फिट अ स्मोक फिल्टर। वो फैक्ट्री बहुत धुआं छोड़ती है ना, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं ये बहुत पोल्यूशन छोड़ते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो ये लोग को लॉ बोले थे, लॉ क्या बोले थे ध्यान देना। ए न्यू लॉ बना है, न्यू लेजिस्लेशन एंड एंटरप्राइजेस रिक्वायर टू फिट इनटू फैक्ट्री 30 सितंबर तक, बाय 30 सितंबर 2005 तक आपको फिट करना है, स्मोक फिल्टर लगाना है। समझ में आ रहा है? लॉ ने चेतावनी दिया, सुन लो गाँव वालों,
जिधर जिधर फैक्ट्री है, जो भी यहाँ फैक्ट्री डालता है उसको स्मोक फिल्टर लगाना है 30 सितंबर तक। बाय 30 सितंबर इंटरप्राइजेस ने, अच्छी बात है, वो बोलते हम ऐसे बात से डरते नहीं हैं। तो ये चेतावनी कब मिला था? 2005 में। तो क्वेश्चन ये, क्या बैलेंस शीट डेट अगर 31, अगर हमारा बैलेंस शीट 31 मार्च 2005 रहेगा तब क्या होगा? बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2006 रहेगा तो क्या होगा? सुन लो। अब इस सिचुएशन ऐसा है, ये जो इंस्ट्रक्शन मिला था 30 सितंबर 2005 को, मतलब पहला बैलेंस शीट को तो कुछ भी नहीं था ना। 31 मार्च के बाद आया ना, सितंबर को कानून है, उसके पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो देर इज नो प्रेजेंट, नो ऑब्लिगेशन, समझे ना। अरे यहाँ ड्राइंग देखो ना बेटा। अरे क्या यार, मैं ये बोल रहा हूँ, ड्राइंग देखो ना। अरे यार सेलेक्ट क्यों नहीं होता? सुनो, ये अपना जो बैलेंस शीट डेट है पहला वाला 31 मार्च 2005 का है, और ये ऑब्लिगेशन कब हुआ? 30 सितंबर को ना। 30 सितंबर 2005 को है, तो ये तारीख तक तो नो ऑब्लिगेशन था, कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। नो ऑब्लिगेशन, समझ में आ रहा है बेटा? नो ऑब्लिगेशन, जब ऑब्लिगेशन नहीं था तो कोई प्रोविजन नहीं करना है। तो ध्यान देना, पहले का आंसर नो प्रोविजन इज रिक्वायर मिला, नो प्रोविजन इज रिक्वायर। आगे बढ़ते, लेकिन सर 2006 को आपका ऑब्लिगेशन था, लेकिन भाई साहब आप तो लगाए नहीं। आप 31 मार्च 2006 को आप तो लगाए नहीं, समय तो खत्म हो गया। तो बेटर रेडी हो जाओ पेनल्टी देने के लिए, क्योंकि समय समाप्त, तो आप लगा के भी कुछ फायदा नहीं है। तो पढ़ो, लगाओ, लेकिन कानून तोड़ा आपने, पेनल्टी देने के लिए रेडी हो जाओ। उसका हम प्रोविजन करेंगे, पढ़ो। देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट, और उसका कॉस्ट भी इसका कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए बिकॉज नो ऑब्लिगेशन इवेंट हैज ऑकर, हाउ व्हेन ऑब्लिगेशन मैट अराइज, ऑब्लिगेशन अराइज होगा फाइन पेनल्टी देने के लिए, क्योंकि यहाँ ये नहीं दिया है कि स्मोक फिल्टर कितने का था, उसका प्रोविजन का अमाउंट देना चाहिए ना। देयर इज स्टिल नो ऑब्लिगेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द फिल्टर स्मोक बिकॉज नो ऑब्लिगेटरी इवेंट ऑकर। अरे यार, वो कुछ फिल्टर लगाते थे तो पैसा देने का तो उसका प्रोविजन करते थे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये लोग आगे बढ़ गए, डेयरिंग बाज है। तो यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन होगा फाइन देने के लिए, फाइन पेनल्टी का आपको प्रोविजन करना है, समझा? आगे बढ़े। No provision recognized for the cost of filter, however a provision is required best estimate of fine penalty। समझा? दोनों आंसर समझा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। स्टाफ रिट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेन करना है। रिजल्ट इन चेंज इन द इनकम टैक्स सिस्टम, इनकम टैक्स सिस्टम में कुछ चेंजेस हुआ, बोले स्टाफ को रिट्रेन करो। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए नंबर ऑफ चेंजेस इन द इनकम टैक्स सिस्टम, एज ए रिजल्ट दीज इंटरप्राइजेस इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर विल नीड टू रिटेन। फिर से उनको लेटेस्ट अमेंडमेंट सब समझाना पड़ेगा, चेंजेस रिटेन, जैसा जीएसटी आया तो थोड़ा सब समझाना पड़ा लोगों को। नीड टू रिटेन लार्ज पोर्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल वर्क फॉर इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूड कंप्लायंस एंड फाइनेंस सर्विस रेगुलेशन एट द बैलेंस शीट एंड नो ट्रेनिंग of the staff has been taken place। तो क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? नहीं बेटा, नो ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज नो ऑब्लिगेटरी इवेंट, मतलब वो रिट्रेनिंग का कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऑब्लिगेशन नहीं है। तो प्रोविजन करना है कि नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। अरे यार पढ़ो ना एक बार। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ चेंजेस इन द इनकम टैक्स, रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस इंटरप्राइजेस द फाइनेंस सेक्टर विल नीड टू रिटेन लार्ज पोर्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सेल्स वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लायंस। तो ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते तो इसका प्रोविजन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगल गारंटी। अगर आपने जैसे दो इंटरप्राइजेस है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए ने बी का गारंटी दिया कि वो पैसा नहीं देगा तो ए देगा, गारंटी समझते हैं ना। तो इसने गारंटी दिया, कौन? ए ने, गारंटर है। तो गारंटी दिया, ए ने गारंटी दिया किसका? बी का। स्टोरी पढ़ो आपको समझ जाएगा पूरा। तो बोलता है द इंटरप्राइजेस ए गिव गारंटी टू सर्टन बोरिंग, बी ने कुछ लोन लिया था, उसका गारंटी दिया। उस फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था उस टाइम पे, 5-6 में फाइनेंशियल कंडीशन बी का बहुत ख़राब हो गया। 30 सितंबर आते आते वो लिक्विडेट हो गया, बंद हो गई कंपनी। अब दो सिचुएशन दिया है, दो सिनारियो दिया है कि अगर 31 मार्च को क्या करोगे, 31 मार्च 2006 को क्या करोगे, आप उस सिचुएशन में रहोगे। तो क्वेश्चन है ए के नज़र से आंसर देना है। तो ए के नज़र से आपको आंसर देना है, तो 31 मार्च 2005 को क्या करोगे और 31 मार्च 2006 को क्या करोगे। तो ये इंसॉल्वेंसी का पता चला 31 मार्च 2005 के बाद पता चला, तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप किसी गारंटी देते हो, अगर आप किसी का गारंटी देते हो तो क्या होगा, आप नहीं दोगे तो हम देंगे, तो उसका प्रोविजन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपका लायबिलिटी है ना, कंडीशन लायबिलिटी है ना, अगर वो नहीं देगा तो हमें देना पड़ेगा। तो यही बोलता है
ऑब्लिगेटरी इवेंट, आ जाओ आंसर। ऑब्लिगेटरी इवेंट इज द गिविंग गारंटी। ये वो इवेंट क्या है? गारंटी देना। गिव राइज टू गिविंग गारंटी, गिव राइज टू ऑब्लिगेशन। आउटफ्लो तो नहीं जाने वाला, 31 मार्च को कोई आउटफ्लो नहीं है, लेकिन नो प्रोविजन इज रिक्वायर, गारंटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नो प्रोविजन इज रिक्वायर, गारंटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऐसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो इज रिगार्ड इज रिमोट। समझा? मतलब फर्स्ट वाला केस में क्या करना पड़ेगा आपको ये स्टेज पे, क्योंकि इंसॉल्वेंट कब लिक्विडेट कब हुआ? लिक्विडेट हुआ, वो लिक्विडेट हुआ 30 सितंबर 2005 को लिक्विडेट हुआ, तो 31 मार्च को केवल आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो करना है। 31 मार्च 2005 को ये केवल अपना बैलेंस शीट में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो करेंगे। 31 मार्च 2005 को ये केवल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो करेंगे, बरोबर। अब आते हैं 31 मार्च 2006 को हुआ तो क्या होगा? आ जाओ, क्योंकि वो तो लिक्विडेट हो गया, तो आ जाओ यहाँ पर आपका लायबिलिटी आ रहा है, क्योंकि वो नहीं दिया तो बैंक अभी आपसे वसूल करेगी, तो अभी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा कि ऑब्लिगेटरी, ये बोलते हैं ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज। प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ पास्ट ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेटरी इवेंट इज गिवन गारंटी विच गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। आउटफ्लो, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो, पैसे जाने वाला, क्योंकि वो तो लिक्विड बंद हो गया, भिखारी हो गया, तो अभी हमें देना पड़ेगा, तो हमें इसका प्रोविजन करना पड़ेगा। बेस्ट एस्टिमेट से अभी प्रोविजन करना पड़ेगा। समझा? अच्छा क्वेश्चन। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा, रेडी रहना। अभी हमें प्रोविजन करना पड़ेगा ये स्टेज पे, क्योंकि अभी वो लिक्विडेट हो गया, लिक्विडेट हो गया ये स्टेज पे, वो लिक्विडेट हुआ था ना, लिक्विडेट या बीच में हो तो उसके बाद ही आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो अभी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा बेस्ट एस्टिमेट से कितना आपको देना पड़ सकता है। कोर्ट केस आ जाओ। आफ्टर शादी 10 पीपल का मौत हो गया, 10 पीपल का मौत हो गया खाने के बाद। द पॉसिबल दैट द फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ, लीगल प्रोसीडिंग स्टिक डैमेज फ्रॉम द इंटरप्राइज बट डिस्प्यूट लाइबिलिटी ड्यू टू अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल, आगे पढ़े, अप टू द डेट ऑफ द अप्रूवल द फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर द 31st मंथ इंटरप्राइजेस लॉयर एडवाइज दैट इट इज प्रोबेबल दैट इंटरप्राइज विल नॉट फाउंड लाइबल। हम लोग लाइबिलिटी नहीं होगा, चिंता मत करो, हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे। तो क्या हमारा कोई प्रोविजन करे? आंसर नहीं, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटरी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल व्हेन द फाइनेंस स्टेटमेंट इज अप्रूव्ड देयर इज नो प्रेजेंट। अच्छा, उसमें भी दो सिचुएशन है वापस, 31 मार्च को क्या करोगे और 31 मार्च 2006 को क्या करोगे? तो क्वेश्चन ये है 31, ये लोग का मौत कब हुआ? मौत का कोर्ट में केस कब हुआ? हाँ 31 मार्च 2005 को इंटरप्राइजेस, हाउएवर द इंटरप्राइज व्हेन द इंटरप्राइज फाइनेंस स्टेटमेंट फॉर द लॉयर एडवाइस ओइंग टू द डेवलपमेंट इन द केस इंटरप्राइज फॉर लाइबल। ओके यू टर्न आ गया। 2005 में इनको लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, 2006 में इनको लगता है हम हार सकते हैं। देखो दो सिचुएशन दिया है, 2005 में लगता है नॉट फाउंड लाइबल, 2006 में लगता है फाउंड लाइबल। तो लाइबल नहीं है तो प्रोविजन नहीं करेंगे, लाइबल है तो प्रोविजन करेंगे। कितना सिंपल है। तो आ जाओ नीचे आ जाओ, पहले इनका आंसर पढ़ लेते हैं, ग्रीन से हाईलाइट करूं। बोलता है ऑन द बेसिस एविडेंस फाइनेंस स्टेटमेंट, यहाँ पर नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है तो नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज। ओके, प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ मैटर टू बी डिस्क्लोज अ कंटीजेंट लायबिलिटी अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स, इसको डिस्क्लोज कर देंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन 2006 आते आते लाइबल होने वाला, उनका केस स्ट्रॉन्ग हो गया, सबूत मिला, ऑन द बेसिस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है इसीलिए और पैसा जाने वाला है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट टू बी सेटल। बोलिए समझा? हालात बदलते रहते हैं। 9th वाला रिफ्रिजमेंट कॉस्ट, मतलब रिपेयरिंग, मतलब कुछ एसेट्स को रिपेयर करके अच्छा कंडीशन में लेके आने का। ए फर्नेस हैज ए लाइनिंग दैट नीड टू बी रिप्लेस एवरी 5 ईयर, लाइनिंग आ गया है फर्नेस पे, उसको हर 5 साल में रिप्लेस करना है टेक्निकल रीजन की वजह से। एट द बैलेंस शीट डेट द लाइनिंग हैज बीन यूज फॉर 3 ईयर, लाइनिंग हैज़ बीन यूज फॉर 3 ईयर। तो क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? नहीं, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसिंग द लाइनिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज एट द बैलेंस शीट देयर इज नो ऑब्लिगेशन, एट द बैलेंस शीट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिप्लेस द लिनियर। 3 साल तक तो अभी कोई लाइबिलिटी नहीं लाए, तो 5 साल के बाद तभी लाइबिलिटी होगा ना। इवन द इंटेंशन टू इंकर द एक्सपेंस डिपेंड अपॉन द कंपनी डिसाइड टू कंटिन्यू। कल हो सकता है कंपनी कंटिन्यू नहीं करने वाली होगी 5 साल के बाद, तो काय के लिए भी प्रोविजन करना है? प्रोविजन कब करेंगे? जब वो कंटिन्यू करने वाले होंगे, तो समझे ना। तो इट इज डिपेंड ऑन कंपनी। तो 3 साल, अभी 3 साल हो गया, लाइन अगर आ गया तो प्रोविजन नहीं करेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद अभी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस 5 साल के बाद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रेशमेंट कॉस्ट अगर लॉ बोल दिया तो एयरलाइन वाला एग्जांपल, एयरलाइन को नहीं क्या एग्जांपल बताया था, एयरलाइन को अपना ओवरऑल करना पड़ता है 3 साल में ओवरऑल करना पड़ता है। देयर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पढ़ दो, नो प्रोविजन इज रिक्वायर, यहाँ पर भी कोई प्रोविजन का जरूरत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग इज नॉट रिक्वायर्स प्रोविजन, सेम रीजन एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लाइनिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज, सेम वही लॉजिक है। इवन इफ द लॉ बोलता है तभी भी नहीं करेंगे प्रोविजन, बिकॉज ऑब्लिगेशन कब होगा, 3 साल के बाद। हो सकता 3 साल के बाद हम कंटिन्यू नहीं करें तो इवन द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरऑल डज नॉट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल ए लाइबिलिटी, because no obligatory obligation exists to the overall independent of the enterprise future action। वो उनका future action के ऊपर डिपेंड है। enterprise could avoid the future expenditure by selling the aircraft, समझे, सेम आंसर उनके लिए भी और उनके लिए भी, समझा। रिपेयर्स और रिकंडीशनिंग के लिए हमें उसको बदलना पड़ता है, तो अभी पहला साल, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं किया तभी भी चलेगा, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपका। ऑब्लिगेशन तब अराइज होगा जब वो पीरियड होगा। अब वो तो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, सामने वाला क्या करता है, सामने वाला क्या करता है, सामने वाला हो सकता है बेच दे, तो वो प्रोविजन का के लिए करना, कंटिन्यू करना, वो तो उसके ऊपर है ना। नेक्स्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट क्वेश्चन। ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरप्राइज ऑपरेट प्रॉफिटेबल फॉर्म ए फैक्ट्री दैट इट हैज लीज्ड अंडर ऑपरेटिंग लीज। ड्यूरिंग 2005 इंटरप्राइजेज रीलोकेटेड इट्स ऑपरेशन टू न्यू फैक्ट्री, इन्होंने कहीं और फैक्ट्री शिफ्ट किया। द लीज द ओल्ड फैक्ट्री कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, लीज कंटिन्यू था, सुन रहे हो, द लीज, वो जो लीज ऑफ द ओल्ड फैक्ट्री कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 4, इट कैन नॉट बी कैंसल, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, एंड कैन नॉट भी दूसरे को भी दे नहीं सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के तहत। मतलब एक जगह का जो लीज लिया था, हम अपना फैक्ट्री शिफ्ट कर, तो लीज कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन हम तो अपना फैक्ट्री कहीं और शिफ्ट कर दिए। तो क्वेश्चन ये है, क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस सर, ऑब्लिगेशन इवेंट पढ़ ले। ऑब्लिगेशन इवेंट ऑकर व्हेन द लीज कॉन्ट्रैक्ट बिकम बाइंडिंग द इंटरप्राइज विच गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। व्हेन द लीज बिकम ऑनरस द आउटफ्लो द रिसोर्स इम्पोर्टिंग इकोनॉमी इज प्रोबेबल, द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अनअवॉइडेबल लीज। एक एग्जाम्पल के थ्रू, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हम लोग क्लास बीच में रेंट हम रेंट पे करते हैं, तो लेकिन क्लास बंद था तो भाई तभी भी हमें रेंट पे करना पड़ेगा ना, भले थोड़ा एडजस्टमेंट किया, लेकिन प्रोविजन करेंगे, इतना इतना देंगे हम लोग। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बाद में कुछ कारण की वजह से हमें उसको बंद करना पड़ा, तो लेकिन अपना लायबिलिटी तो चालू है, तो बेस्ट एस्टिमेट से हम लोग प्रोविजन करेंगे। क्लियर। तो एज्यूम करता हूँ बेटा 10 का 10 क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, ये 10 और ऊपर का 19 क्वेश्चन कर दिया हमने। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सबका सब वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और बच्चे लोग को यही बोलूँगा, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, एएस मैंने बेस्ट पढ़ा है पूरा, ठीक है, और कुछ नहीं बोलूँगा। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। एग्जाम में सुनो, एग्जाम में पहले डायरेक्टली एएस मत करना, सुन रहे हैं ना, पहले डायरेक्टली एएस मत करना, कभी पहले इजी क्वेश्चन करो, एएस लास्ट में करना, टाइम निकाल के रखना आधा घंटा, फिर एएस कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।